Namaskar. Welcome to Camp Siksha. This particular question is from IIT Advanced 2017 paper, and this question is from the section called Thermodynamics. तो थर्मोडायनामिक्स से एक क्वेश्चन है, बड़े प्यार से देखना, धीरे धीरे देखोगे तो बड़े प्यार से ये स्टेटमेंट सॉल्व होती चली जाएंगी, लेकिन थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है इस क्वेश्चन में। बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इसमें आपसे क्या कहा गया है कि एक कंटेनर है, कह रहा है फॉर ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ए कंटेनर इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की बातें कर रहा है ऑब्वियसली। और यहाँ पे ये भी आपसे कह रखा है इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, मतलब कि ये जो सिस्टम और सराउंडिंग है ये भी दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है। बाकी कह रहा है कि आपको कमेंट करना है के इक्विलिब्रियम पे कि वो घटेगा या बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी बढ़ने घटने की वजह से के इक्विलिब्रियम का क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया। मतलब एक्चुअली ऑलरेडी आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि के इक्विलिब्रियम का एंट्रोपी की वजह से क्या होने वाला है, बढ़ेगा या घटेगा। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट होल्ड कर रही है और कौन सी स्टेटमेंट होल्ड नहीं कर रही है। मतलब आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो 2-3 चीजें इस क्वेश्चन में यूज होंगी थर्मोडायनेमिक्स से। जैसे देखो, एक चीज तो आपको ऑलरेडी पता होगा, क्या पता होगा कि डेल्टा जी जितना आपका नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन के होने की टेंडेंसी होगी। इट मीन्स कि के इक्विलिब्रियम क्या होगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा जितना डेल्टा जी घटेगा। एक तो ये बात पकड़ में आई मेरे को। इसी बात से शायद अगर मैं अब अपने स्टेटमेंट नंबर 1 पे चलूँ तो शायद मेरा काफ़ी हद तक ये बात सॉल्व हो जाएगी। देखें ज़रा, कैसे स्टेटमेंट नंबर 1 क्या-क्या कह रहा है? देखें ज़रा। कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस। अच्छा, पहले स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो हम ली चैटरल प्रिंसिपल में ऑलरेडी ये कंटेंट पढ़ते थे कि अगर हम क्या करते, किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस रिएक्शन का के घट जाता है और उस रिएक्शन के होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। ये तो हम ली चैटरल प्रिंसिपल में पढ़ते हैं, तो मतलब स्टेटमेंट पहला हाफ तो आपका ट्रू लग रहा है। लेकिन उसने आपसे ली चैटरल प्रिंसिपल के बेसिस पे ये स्टेटमेंट नहीं पूछा है, तो इसलिए हम उस बेसिस पे नहीं सोचेंगे। तो मैं डायरेक्टली उस बेसिस पे सोच के इसको सही या गलत नहीं कह रहा हूँ। मेरे को सोचना है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, मतलब आगे जो दे रखा है, बिकॉज एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। इसके आधार पर मेरे को सोचना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम घटेगा, मतलब उस रिएक्शन के होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्या उसका एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव हो तो क्या ये सही लॉजिक है? देखते जरा, देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं देखूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आई होप ये आप सब में से सब लोग समझ पा रहे होंगे कि डेल्टा एच आपका सिस्टम का कैसा होगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट गिवन है, कह रहा है कि बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। कह रहा है एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऐसा हो रहा है। अच्छा, अगर मैं कहूँ डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम, जो कि क्वेश्चन में ये सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कैसा है, पॉजिटिव है, तब ये कह रहा है ये चीज हो रही है जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसे चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखते हैं जरा ये चीज हो भी रही है कि नहीं हो रही है, जरा चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? अपना फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ अगर मैं ये सब सब्स्टिट्यूट कर दूं, मतलब मैं कहूँ मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है डेल्टा एच तो दे रखा है नेगेटिव, ठीक है, और डेल्टा एस कैसा दे रखा है, पॉजिटिव। तो आप खुद से सोचो कि ये प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है, माइनस 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 ही रहेगा, डेल्टा जी तो आपका नेगेटिव ही होगा। और ये ऊपर से कह रहा है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इट मीन्स कि वो ये कह रहा है इस टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाऊं तो क्या होगा। तो अगर इस टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होगा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होगा तो मैंने अभी अभी बताया कि अगर डेल्टा जी ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होगा तो के इक्विलिब्रियम बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि ये सब कुछ होने के बाद जब ये स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है, ये स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है, उस वक्त डेल्टा जी डिक्रीज कर रहा है और के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है। ये हमने निकाला। लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में तो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के इक्विलिब्रियम आपका डिक्रीज होना चाहिए। तो कह रहा है क्या वो डिक्रीज होगा? नहीं जी, डिक्रीज नहीं, वो तो इंक्रीज होगा। हमने जो लॉजिक दिया, हमने जो सॉल्व किया, उसके आधार पे तो ये सब करने के बाद डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है तो के इक्विलिब्रियम बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ डिक्रीज दे रखा है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट नंबर 1 को काट दिया, गलत कह दिया। स्टेटमेंट नंबर 2 पे आते हैं, बहुत ध्यान से देखना। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना।
कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस। मैं फिर से बोलूं, ली चैटर्ड प्रिंसिपल ये सब स्टेटमेंट देता है और ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटर्ड प्रिंसिपल। कह रहा है कि अगर आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल होगी। बिल्कुल सही, यही हम पढ़ते थे ली चैटर्ड प्रिंसिपल में। लेकिन हमें फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटर्ड प्रिंसिपल हमें इसको करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं कहना है। हमें तो जो लास्ट में उसके बाद दे रखा है, बिकॉज अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, इस बेसिस पे बताना है कि क्या ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है या नहीं। ठीक है जी, ये जो ऊपर का हाफ दे रखा है यहां से यहां तक, ये नीचे वाले हाफ को अगर कंसिडर करें तो वो करेक्ट है या नहीं, ये हमें बताना है। तो अच्छा, देखते हैं पहले तो जरा ये समझे अनफेवरेबल चेंज और ये सारी बातें क्या क्या कह रहा है। तो सबसे पहले मैं मार्क करूं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कह रहा है, और क्या कह रहा है, अनफेवरेबल चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग पे कमेंट करना है। तो अच्छा, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जरा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन को सराउंडिंग से, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग से रिलेट करते हैं। अच्छा, तो देखना जरा, अगर मैं डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग लिखूं तो इतना तो आप सब लोग एग्री करोगे कि डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग क्या है, वो होगा डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। होगा जी। अच्छा, अगर इसी चीज को डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग को मैं इन टर्म्स ऑफ सिस्टम लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखना। जैसा कि आपको पता है, अगर डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग अगर पॉजिटिव होता है तो डेल्टा एच ऑफ सिस्टम नेगेटिव होता है, और वाइस वर्सा, अगर ये नेगेटिव होता है तो डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम आपका पॉजिटिव होगा। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अगर मेरे को लिखना हो तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि सराउंडिंग का डेल्टा एस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम अपॉन टेम्परेचर। ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, अब जरा देखते हैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, अगर ये एंडोथर्मिक है तो क्या ये अनफेवरेबल है। देखते हैं जरा, जैसे ये कह रहा है कि अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या ये अनफेवरेबल चेंज दिखाएगा। देखते हैं डेल्टा एच आपका कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के कारणवश ये आपका कैसा है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल, अगर समथिंग पॉजिटिव डिवाइड बाय टेम्परेचर अगर आप देखो और आगे अगर माइनस लगा हुआ है तो ओवरऑल ये कैसा आएगा, ये आपका ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। और अगर नेगेटिव डेल्टा सराउंडिंग आता है कि इट मीन्स कि सराउंडिंग क्या कर रहा है, सराउंडिंग उस काम को होने को फेवर नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि ये अनफेवरेबल चेंज है। तो यू कैन से कि ये एक अनफेवरेबल चेंज है। ये अनफेवरेबल चेंज है जिसकी इसने क्वेश्चन में बात करी है। अच्छा, तो ये कह रहा है ये जो अनफेवरेबल चेंज है ना, जो डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग का, जो कि एंडोथर्मिक होने की वजह से अनफेवरेबल चेंज है, वो आपका क्या हो रहा है, वो आपका डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो देखते हैं जरा क्या ये स्टेटमेंट सही है। कहता है कि अगर आप क्या करो, अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओ तो ऑब्वियसली आपको पता है इस इतने पार्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या होगा, कम होगा। अगर इतने पार्ट का मैग्नीट्यूड कम होगा तो मतलब वो कम से कम नेगेटिव होगा, और अगर ये कम से कम नेगेटिव होगा तो ये कम से कम अनफेवरेबल होगा। वही तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अनफेवरेबल चेंज ऑफ एंट्रोपी डिक्रीजेस। फेवरेबल चेंज आपका डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो यहां तक तो हमने पकड़ लिया कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये जो अनफेवरेबल चेंज है, ये अनफेवरेबल चेंज आपका डिक्रीज कर रहा है। अब मेरे को बताओ कि अनफेवरेबल चेंज अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका के से क्या लेना देना है। तो आप ध्यान से सोचो, खुद ही सोचो कि आपकी जो सराउंडिंग है, वो सराउंडिंग में अगर मान लो अनफेवरेबल होता, सराउंडिंग में अगर अनफेवरेबल कंडीशंस बहुत ज्यादा है तो वो रिएक्शन को होने ही नहीं देंगे। अगर मान लो सराउंडिंग में अनफेवरेबल कंडीशंस आपकी मिनिमम से मिनिमम है तो वो रिएक्शन बड़े प्यार से हो जाएगा। इट मीन्स कि जो सराउंडिंग है वो बड़े प्यार से वेलकम कर रहा है आपके रिएक्शन को। इट मीन्स कि ये रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन का के आपका बढ़ेगा। मतलब रिएक्शन होगा तो के तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। तो इट मीन्स कि मैं कह सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट दे रखा है, ये स्टेटमेंट आपका सही दे रखा है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ क्या, एक बार ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट में मैंने देखा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और उसके बाद आपको कुछ अनफेवरेबल चेंज इन सराउंडिंग की बात कर रहा है। सराउंडिंग के डेल्टा एस पे मैं डायरेक्ट कमेंट कर ही नहीं सकता था क्योंकि डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन। इसलिए मैंने क्या किया, डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग को मैंने इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम के टर्म्स में लिख लिया। तो मैंने क्या किया, डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग को यहाँ पे नेगेटिव लगा के डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम टर्म्स में लिख लिया। फिर उसके बाद अब देखने की कोशिश करी कि ये जो इसने कहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, वो हमने देखने की कोशिश करी। तो मैंने बोला कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये अगर एंडोथर्मिक हुआ
तो पहली बात तो अगर ये एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच अगर आपका पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, तो ये क्या है, ये ओवरऑल जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। और डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग अगर नेगेटिव है, तो मतलब जो सिस्टम है, जो सराउंडिंग है, वो अनफेवरेबल हो रहा है एक तरह से रिएक्शन के लिए। नेगेटिव जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अनफेवरेबल होगा, जितना कम होगा उतना कम अनफेवरेबल होगा। तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये आपको पता है ओवरऑल जो ये टर्म है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये ओवरऑल टर्म कम हो जाएगा तो ये कम से कम नेगेटिव होगा। अगर ये कम से कम नेगेटिव होगा तो ये जो अनफेवरेबल चेंज है ये कम से कम होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ही जो अनफेवरेबल चेंज है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ तक इसको इससे रिलेट किया और ये बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। उसके बाद मैंने इस के को देखने की कोशिश करी कि के बढ़ेगा या घटेगा। तो मैंने बोला कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अनफेवरेबल चेंज आपका घट रहा है, इट मीन्स कि अनफेवरेबल चेंज अगर घट रहा है तो ये जो सराउंडिंग है में रिएक्शन को कराने की क्षमता बढ़ रही है। मतलब आपका रिएक्शन का अनफेवरेबल कंडीशंस आपकी कम से कम हो रही है। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस कम से कम हो रही है तो ऑब्वियसली फेवरेबल कंडीशन ज्यादा से ज्यादा हो रही होंगी। मतलब कि रिएक्शन कराने की टेंडेंसी बढ़ रही है। इट मीन्स कि आपका के क्या होगा, के इंक्रीज करेगा। इसलिए स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सिमिलरली मैं स्टेटमेंट नंबर सी पे भी जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट नंबर सी को अगर मैं इसी तरह से क्रैक करने की कोशिश करूं तो देखते जा। सबसे पहले उसने बोला कि ये क्या है, कि आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, और एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम इज नेगेटिव। अच्छा, इसमें कोई फेवरेबल अनफेवरेबल वाली बात नहीं कर रहा है, तो मेरे को तो लग रहा है ये तो इजी कॉन्सेप्ट से, इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, हमें अननेसेसरी इस सब में घुसने की जरूरत नहीं है। इसी से हो जाएगा शायद। ये देखते हैं कैसे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इसने क्या क्या दिया आपको, इसने दिया डेल्टा एच कैसा है, एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। ठीक है जी। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, सिस्टम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव। अगर सिस्टम की एंट्रोपी आपकी नेगेटिव है, तो ऐसे में आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। उसके आधार पे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कैसा है जी, ये तो आप मेरे को बोलो कि ये तो है पॉजिटिव, और मैं बोलूँ ये कैसा है, ये आप मेरे को बोलो नेगेटिव। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये समथिंग पॉजिटिव है, ये समथिंग नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल डेल्टा जी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो आपको पता है अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो के घटेगा। और उसमें भी अगर आप टेम्परेचर जितना ज्यादा से ज्यादा ले लोगे, यहाँ पे उसने बोला ना कि आपको टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, तो कह रहा है इंक्रीजिंग अगर टेम्परेचर है, तो ऐसे में के क्या होना चाहिए, के भी इंक्रीज करना चाहिए। तो देखते जरा, कह रहा है कि अगर आप इस टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो आपको पता है अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ओवरऑल ये पूरा ही टर्म बढ़ जाएगा। और पूरा ही टर्म बढ़ जाएगा तो ये ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो के तो ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है कि इंक्रीज कर रहा है। तो इस कारणवश मैंने इस ऑप्शन को भी काट दिया। ये भी गलत कह रहा है कि इंक्रीज नहीं करेगा, के तो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान से सुनना। नेक्स्ट आपको फिर से फेवरेबल या अनफेवरेबल की तरफ लेके जा रहा है, इसलिए मैं इस वाले कॉन्सेप्ट से सोचने की कोशिश करूंगा। इसको ध्यान से देखिएगा क्या क्या कह रहा है। सबसे पहली चीज जिसको मैं मार्क करूं वो है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपसे कहना चाह रहा है। यहाँ पे फेवरेबल चेंज इन सराउंडिंग डिक्रीजेस। अच्छा जी। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग, ये आपको सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ बोला था ऐसे डी ऑप्शन में बोल रहा हूँ मैं, ये क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर होगा। और डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम माइनस का डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम होगा, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर होगा। अब मैं आपको जैसे यहाँ पे क्रैक किया था सिमिलरली मैं यहाँ पे भी क्रैक करूँ कि अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इट मीन्स कि ये टर्म भी ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो इट मीन्स कि ये सराउंडिंग क्या कर रही है, आपके रिएक्शन को फेवरेबल बना रही है, सराउंडिंग रिएक्शन को फेवरेबल कर रही है, फेवर कर रही है। तो ये एक फेवरेबल कंडीशन है रिएक्शन के होने के लिए। तो यहाँ तक तो स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर एक्सोथर्मिक होगा तो सराउंडिंग फेवरेबल होगा। देखते हैं जरा ये डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ, और फिर उसकी वजह से के इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये हमें चेक करना है। सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो ऐसे में ओवरऑल ये पूरा टर्म कम से कम हो जाएगा। और अगर ये पूरा टर्म कम से कम हो जाएगा तो ऐसे में ये कम से कम पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो आपका फेवरेबल कंडीशन आ रही थी एंट्रोपी में वो डिक्रीज कर जाएगी।
इतना तो सही है, इसका इसके साथ रिश्ता तो सही है। अब इसकी वजह से के पे क्या फर्क पड़ेगा, जरा उसको देखते हैं। तो ये आप नॉर्मली कमेंट कर सकते हो, क्या कमेंट कर सकते हो कि भाई अगर आपका डेल्टा एस जो आपका पॉजिटिव हो रहा था, मतलब रिएक्शन बड़ी खुशी खुशी होने की कोशिश हो रही थी, यू कैन से कि रिएक्शन होने पे सराउंडिंग को मजा आ रहा था, यू कैन से कि सराउंडिंग का डेल्टा एस पॉजिटिव हो रहा था, वो पॉजिटिव होना कम हो गया। अगर पॉजिटिव होना कम हो गया इट मीन्स कि रिएक्शन अब उतने प्यार से नहीं होगी, और अगर रिएक्शन उतने प्यार से नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो के इक्विलिब्रियम है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इस स्टेटमेंट में सारी बातें ट्रू हो रही हैं कि आपका अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन को सोचूं तो ऐसे में ये फेवरेबल बन रहा है, इतनी बात सही थी। और उसके बाद मैंने ये देखा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ अनफिचिन डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से के क्या होगा, के भी डिक्रीज होगा, इसलिए स्टेटमेंट नंबर डी भी करेक्ट है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी ने डिजाइन किया था सन 2017 में, एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। नमस्कार, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आईआईटी एडवांस 2017 पेपर। क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा एन आइडियल गैस इज एक्सपैंड फ्रॉम P1 V1 T1 से P2 V2 T2 अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो आपको बताने में से कितने करेक्ट स्टेटमेंट है, कितने इनकरेक्ट। तो अगर आप स्टेटमेंट नंबर 1 को देखो, दैट इज ए ऑप्शन को, तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है, वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट कंप्रेस इरिवर्सिबली फ्रॉम P2 V2 से P1 V1 अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर P1। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या कह रहा है, जो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि अगर मान लो आपके पास कोई गैस है, वो कुछ कंप्रेस हो रही है फ्रॉम दिस पॉइंट P2 V2 से P1 V1 पॉइंट पे कंप्रेस हो रही है, ठीक है जी। उसमें आपसे कहना चाहता है कि ऐसे में मेरे को वर्क डन बताओ कि द वर्क डन ऑफ द गैस मैक्सिमम व्हेन इट कंप्रेस इरिवर्सिबली। जब इरिवर्सिबली कंप्रेस होगा तो वो वर्क डन मैक्सिमम होगा, ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है वो। तो अगर ऐसा है तो चेक करने के लिए हम दोनों को ही देख लेते हैं। एक बार रिवर्सिबल कंप्रेशन देख लेते हैं और एक बार इरिवर्सिबल कंप्रेशन का वर्क डन देख लेते हैं। तो अगर रिवर्सिबल कंप्रेशन का वर्क डन देखो, पीवी ग्राफ है ये, तो रिवर्सिबल कंप्रेशन का जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आएगा फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ, क्योंकि आप ऐसे जा रहे हो ना, तो रिवर्सिबल वर्क डन का जो कंप्रेशन है वो ऐसा आएगा। तो रिवर्सिबल वर्क डन का ग्राफ ऐसा आएगा। अगर कोई आपसे पूछे रिवर्सिबल वर्क डन, रिवर्सिबल कंप्रेशन में आपका वर्क डन कितना होगा, तो आप बोलोगे ये जो एरिया अंडर दिस ग्राफ है दिस विल बी योर वर्क डन रिवर्सिबल के लिए, ठीक है जी। लेकिन अगर आपसे इरिवर्सिबल के लिए कहा जाए कि सेम काम हो रहा है बट इस बार पीवी ग्राफ है, बट इस बार इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल कंप्रेशन हो रहा है फ्रॉम सेम पॉइंट, फ्रॉम P2 V2 से सेम पॉइंट P1 V1 तक। तो मेरे को बताओ कि जी वर्क डन कितना है। तो अगर वर्क डन आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस का निकालना है तो वर्क डन का फॉर्मूला माइनस का P डेल्टा V होता था। आप सिंपल आपको यही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। वो कह रहा है अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर P1, तो ये तो P1 है, और V2 V1 क्या है, V2 V1 यहाँ से यहाँ तक का है। तो अगर आपको ये वर्क डन दिखाना हो इस ग्राफ के अंदर, इरिवर्सिबल का ग्राफ कैसा बनेगा, इरिवर्सिबल का आप वर्क डन का एज सच ग्राफ तो नहीं बना सकते कि स्टेप बाय स्टेप कैसा हो रहा होगा, ये तो आप दिखा नहीं सकते। बट अगर आप देखो तो पी डेल्टा वी का ग्राफ दिखाया जा सकता है। तो पी डेल्टा वी का ग्राफ अगर दिखाया जाए तो पी क्या है, पी है आपका P1। तो P1 तो हो गया ये वाली लाइन ए यहाँ से यहाँ तक, और डेल्टा वी क्या है, V2 V1, V2 V1 इज V2 V1 इज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये V2 V1 है। तो अगर देखा जाए तो माइनस का पी डेल्टा वी जो होगा वो इस एरिया से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो अगर देखा जाए तो इरिवर्सिबल का वर्क डन आया यहाँ से यहाँ तक, जबकि रिवर्सिबल का वर्क डन आया यहाँ से यहाँ तक। तो अगर दोनों में आप कंपैरिजन करोगे तो आपको दिख जाएगा दोनों में कंपैरिजन करके कि दोनों में से कौन ज़्यादा कौन कम। तो सिंपली आपको दिख रहा है कि डब्ल्यू इरिवर्सिबल आपका ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू डब्ल्यू रिवर्सिबल फॉर कंप्रेशन, जिसके हिसाब से ये जो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है वो करेक्ट होना चाहिए। ये तो करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। कह रहा है इफ द कंप्रेशन इज कैरिड आउट फ्रीली इट साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबेटिक। अच्छा, फ्री एक्सपेंशन वाली बात आपको शायद पता होगी कि अगर मान लो जैसे कोई बीकर है, उस बीकर में आपने क्या किया, उस बीकर में
आपने उस बीकर को किसी दूसरे बीकर से कनेक्ट कर रखा है, इसको आपने स्टॉपर लगा रखा है और यहाँ कोई गैस रखी हुई है। आप क्या कर रहे हो, आप इसको फ्री एक्सपेंशन दे रहे हो। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है यहाँ पे आपके पास वैक्यूम है, ठीक है जी। यहाँ आपके पास वैक्यूम है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ कुछ भी नहीं है और जैसे ही आप इस नोब को खोलोगे, ये गैस एक्सपैंड होगी और एक्सपैंड करके इधर को जाएगी। और जैसे ही ये गैस एक्सपैंड करके इधर को जाएगी, उस वक्त सिंस यहाँ पे कुछ है नहीं, तो अगर वर्क डन का फॉर्मूला लगाया जाए माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो पी एक्सटर्नल इस केस में क्या है, ज़ीरो है। क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम है तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस गैस को अपोज कर रहा हो, जो इस गैस को रोक रहा हो, कोई ऐसा प्रेशर यहाँ पे है ही नहीं। तो ऐसे केस में पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। और पी एक्सटर्नल अगर इक्वल्स टू जीरो है तो ऐसे केस में वर्क डन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। और सिंस अगर वर्क डन जीरो हो गया, तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। सिंस डब्ल्यू इज जीरो, दैट्स वाई डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन के आ रही है फ्री एक्सपेंशन की। अब ये कह रहा है इस केस में अगर ये आइसोथर्मल है, तो उसके साथ साथ एडियाबेटिक भी होगा, एडियाबेटिक है तो आइसोथर्मल भी होगा। आपको एक बात पता होगी कि आइसोथर्मल, अगर आपके पास आइसोथर्मली कोई प्रोसेस चल रहा है आइडियल गैस के लिए, तो ऐसे केस में डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो वही तो ये आपसे कह रहे हैं कि अगर आइसोथर्मल है तो इसका मतलब है कि ये जीरो हो गया, और एडियाबेटिक है तो मतलब ये जीरो हो गया। तो मतलब ये आपसे कह रहा है जब भी फ्री एक्सपेंशन होगा, अगर वो एडियाबेटिक होगा तो आइसोथर्मल भी होगा, क्योंकि एडियाबेटिक होगा क्यू इज टू जीरो, डेल्टा यू अपने आप भी जीरो हो जाएगा। तो अगर एडियाबेटिक होगा तो आइसोथर्मल भी होगा, और अगर आइसोथर्मल होगा तो डेल्टा यू जीरो होगा, वो अपने आप ही क्यू विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। दैट्स वाई अगर आइसोथर्मल होगा तो एडियाबेटिक भी होगा। तो इसका मतलब है इसका स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये। ओके, अगली बात सुनने की कोशिश करते हैं इसकी। नेक्स्ट कह रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी के बारे में देखें तो कह रहा है कि वर्क डन बाय द गैस इज लेस देन लेस व्हेन इट इज एक्सपैंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 से V2 अंडर द एडियाबेटिक कंडीशन एज कंपेयर टू दी व्हेन इट एक्सपैंड रिवर्सिबली। अच्छा अच्छा, ये आपसे सिंपली कहना चाह रहा है कि कोई एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन के लिए अगर आप पीवी ग्राफ बनाओ, तो ऐसे में अगर आपके पास कोई P1 आपके पास P1 V1 आपके पास इनिशियल कंडीशंस हैं, यहाँ से आप कह रहे हो कि एक बार आप आइसोथर्मली जा रहे हो और एक बार आप एडियाबेटिकली एक्सपैंड कर रहे हो। तो एडियाबेटिकली और आइसोथर्मली एक्सपैंड करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एडियाबेटिक के लिए तो इतना वर्क डन है, एडियाबेटिक के लिए तो ये वर्क डन है, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया ये है एडियाबेटिक का वर्क डन। और अगर आपसे कोई पूछे आइसोथर्मल का, तो आइसोथर्मल का वर्क डन होगा ये वाला जो मैंने रेड से दिखाया। एक्चुअली होता क्या है इस ग्राफ के लिए मैं आपको बता दूं, एक शॉर्टकट ट्रिक आप मेरी तरफ से याद रख सकते हो, इसको राइट हैंड थंब रूल बोल सकते हो। यहाँ पे अपने सीधे हाथ का अंगूठा रखो और उसे क्लॉकवाइज रोटेट करो। जब भी कभी आप सीधे हाथ का अंगूठा यहाँ पे रखोगे और क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, तो जो पहले पड़ेगा वो होगा आइसोथर्मल ऑलवेज, और जो बाद में पड़ेगा वो ऑलवेज एडियाबेटिक होगा। ये बात पक्की है, ठीक है जी। ऐसे ही अगर आप कंप्रेशन के लिए सेम ग्राफ बनाते तो कंप्रेशन के लिए सेम ग्राफ बनाते तो ऐसा आता कि यहाँ से हम ऊपर को जाते हैं ऐसे दो। और कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में उल्टा हो जाता है। कंप्रेशन में क्या होता है, जब हम इधर से इधर को जाते हैं तो कंप्रेशन में ये वाला हो जाता है आपका, नीचे वाला हो जाता है आइसोथर्मल, और ऊपर वाला हो जाता है एडियाबेटिक। तो सिंस ये आपसे कह रहा है क्या, ये आपसे कह रहा है कि एडियाबेटिक कंप्रेशन या एक्सपेंशन हमें क्या करना है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, अच्छा ठीक है, हमें तो एक्सपेंशन वाला करना है वैसे। लेकिन अगर कभी आपसे कंप्रेशन वाला पूछ भी ले तो उसके लिए भी राइट हैंड थंब रूल है। आप यहाँ पे सीधे हाथ का अंगूठा रखो, उसे क्लॉकवाइज घुमा के देखना, जो पहले पड़ेगा वो आइसोथर्मल, जो बाद में पड़ेगा एडियाबेटिक। इसी कारण की वजह से अगर एक्सपेंशन का केस होता है तो ऊपर वाली लाइन आइसोथर्मल होती है, नीचे वाली एडियाबेटिक। अगर कंप्रेशन का केस होता है तो ऐसे केस में ऊपर वाली लाइन आपकी एडियाबेटिक हो जाती है, नीचे वाली आइसोथर्मल, तो उल्टा हो जाता है। फिलहाल ये एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन के केस में ऊपर वाली लाइन अगर आइसोथर्मल है, नीचे वाली एडियाबेटिक है, तो आइसोथर्मल का वर्क डन ज़्यादा होगा, एडियाबेटिक का कम होगा। ये क्या कहना चाह रहा है, जरा इसकी भी सुन लेते हैं एक बार। कह रहे वर्क डन बाय द गैस इज लेस व्हेन इज एक्सपैंड फ्रॉम V1 से V2 एडियाबेटिकली। कह रहा है एडियाबेटिक जब आप जाओगे तो वो कम होगा और आइसोथर्मल वाला ज़्यादा होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट है, यही तो हम बोल रहे हैं, यही तो हमने बोला। हमने भी तो ये बोला कि आइसोथर्मल का वर्क डन ज़्यादा होगा, वही रेड शेडिंग से दिखाया मैंने, और जो एडियाबेटिक होगा उसका वर्क डन मैंने येलो शेडिंग से दिखाया। सो आइसोथर्मल का वर्क डन ज़्यादा और एडियाबेटिक का कम, अगर एक्सपेंशन का केस है तो। अगर यही कंप्रेशन का केस होता उल्टा हो जाता, एडियाबेटिक ज़्यादा हो जाता, आइसोथर्मल कम हो जाता। ठीक है जी, चलो जी एक बार फटाफट से
लास्ट पॉइंट पे भी चलते हैं। लास्ट पॉइंट ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि द टेम्परेचर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज जीरो व्हेन इट एक्सपैंड रिवर्सिबली विद T1 से T1 इज इक्वल्स T2। अगर T1 इज इक्वल्स टू T2 है तो ऐसे तो ये आइसोथर्मल ही हो गया ना। अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू तो अपने आप जीरो ही होगा। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी, आपने सुना होगा NCV डेल्टा टी, T2 माइनस T1। तो उस हिसाब से अगर T2 माइनस T1 अगर ये दोनों जीरो हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा यू इज आल्सो इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ तक फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा है कि एक्सपेंड रिवर्सिबली अंडर एडियाबेटिक कंडीशन विद T1 इज नॉट इक्वल्स टू T2। अच्छा, कह रहा है कि इस बार पहले तो आइसोथर्मल के लिए बोला, अभी कह रहा है एडियाबेटिक। और एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन जब भी होती है तो कूलिंग होती है, कूलिंग अकर। जबकि एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है तो हीटिंग अकर। ठीक है जी। तो अगर कूलिंग होगी तो इसका मतलब ये है कि आपका T2 कम हो जाएगा T1 से, अगर कूलिंग हुई तो। और ऐसे में अगर मैं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू NCV T2 माइनस T1 वाला अगर मैं ये लगा दूं फॉर्मूला, तो ऐसे में सिंस T1 इज ज़्यादा T2 इज कम, तो ऐसे में ये नेगेटिव हो जाएगा और डेल्टा यू तो नेगेटिव आ जाएगा। जबकि इसने अपने ऑप्शन में क्या बोला, इसने अपने ऑप्शन में बोला कि जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ ये गड़बड़ कर गया, अदरवाइज इसकी पहली स्टेटमेंट सही थी, सेकंड इसने गड़बड़ कर दी। इस हिसाब से लास्ट वाला ऑप्शन हो गया गलत। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन जब भी होता है तो कूलिंग होती है, एडियाबेटिक कंप्रेशन जब भी होता है तो हीटिंग इफेक्ट आता है। तो जब कूलिंग इफेक्ट आएगा तो इसका मतलब T1 ज़्यादा होगा, T2 कम होगा। तो T2 माइनस T1 अगर देखो वो नेगेटिव आएगा तो डेल्टा यू भी नेगेटिव आएगा। तो इसकी वजह से लास्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये कह रहा है पॉजिटिव आएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट विल बी, करेक्ट ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर A, B and C. Particular question is from IIT Advanced 2015 paper and this question is from the section called thermodynamics. Thermodynamics से एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आपके पास 10 ml 1 मोलर HCl है। इसका मतलब आपके पास कितना मोल्स ऑफ HCl है? 100 ml बोला ना, 100 ml को अगर आपने लीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद उसको m से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज m इंटू वी अगर आप करते हो, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हो तो मोल्स मिल जाएंगे। तो ऐसा करने पे आपके पास ये कितने आ जाएंगे? 0.1 मोल्स आ जाएंगे। तो आपके पास इफेक्टिवली 0.1 मोल HCl के हैं। और यही आपको NaOH के बारे में भी दे रखा है। NaOH में भी यही करूंगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करोगे, बट वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लेना, डिवाइड बाय 1000 कर लेना, तब मोलारिटी इंटू वॉल्यूम जब आप करोगे लीटर वाला तो दैट विल कम आउट टू 0.1 मोल। तो इनिशियली आपको कितना दे रखा है? आपको दे रखा है HCl दे रखा है, NaOH दे रखा है, और दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। 0.1 मोल्स आपके पास इसके हैं, 0.1 मोल्स आपके पास इसके हैं। ये रिएक्शन चल रही है, ठीक है। और इसमें आपसे बोल रखा है इस रिएक्शन में जो आपका डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है आपके पास 5.7 डिग्री सेल्सियस। ये आपको एक गिवन डाटा दे रखा है, पहला गिवन डाटा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दे रखा है। अच्छा जी, दूसरी बात क्या दे रखी है? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी पढ़ लेता हूँ, बीच वाला स्टफ में बाद में पढ़ूंगा, पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पढ़ लेता हूँ जरा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, वहां क्या दे रखा है? वहां भी सेम ही रिएक्शन दे रखी है, HCl और NaOH वहां भी दे रखा है। लेकिन इस बार क्या है? इस बार ऐसा कुछ दे रखा है, अच्छा HCl नहीं है, यहाँ पे एसिटिक एसिड है। इस बार इसने एसिड बदल दिया, अभी वीक एसिड ले लिया। वीक एसिड है CH3COH। इसके कितने मोल्स दे रखे हैं? इसकी कितनी कंसंट्रेशन दे रखी है? 0.2 मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है। 100 ml दे रखा है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना, डिवाइड बाय 1000 करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यू गेट द नंबर ऑफ मोल्स। वहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने पकड़ में आए? इसके नंबर ऑफ मोल्स है 0.2 मोल्स। तो 0.2 मोल आपके इसके दे रखे हैं। और इसके बारे में अगर देखोगे तो इसके कितने? इसके आपके पास 0.1 मोल्स दे रखे हैं। तो फालतू ही दे रखे हैं वैसे तो देखा जाए तो, क्योंकि ये देखो ना, ये 0.2 दे रखे, 0.1 दे रखे, लेकिन एक मोल से एक मोल ही तो रिएक्ट करेगा। स्टोइचियोमेट्री तो 1:1 ही है ना इस रिएक्शन की। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 0.1 से 0.1 रिएक्ट करेगा। ये एक्सेस में ही दे रखा है, एक्स्ट्रा ही दे रखा है। तो ये लिमिटेड एजेंट है, ये एक्सेस रिएजेंट है, ये थोड़ा बहुत बच जाएगा आफ्टर रिएक्शन। अच्छा जी, इसके बारे में क्या कह रहा है? इस रिएक्शन के बारे में कह रहा है कि जब इसका 0.1 मोल और इसका 0.1 मोल रिएक्ट करेगा। अब मेरे से कोई बच्चे कहने मत कि यस सर इसका तो 0.2 दे रखा है, इसका 0.1 दे रखा है, फिर भी बोल ये रहे हो इसका 0.1 रिएक्ट करेगा। वो मैंने अभी अभी क्लियर किया। ये आपके पास 0.1 पड़ा है, ये 0.2 पड़ा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ही दे रखा है, ये एक्सेस रिएजेंट है। एक्चुअली में तो 0.1 से 0.1 ही रिएक्ट करेगा। तो इसलिए इसका 0.1 से जब इसका 0.1 रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसे में आपसे कह रहा है कि जो डेल्टा टी है इस पर आपने नोट किया 5.6 डिग्रीज। ये कहानी पकड़ में आ रही है। एक दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट पकड़ में आ रही है वो आ रहा है बीच वाला सेंटेंस, इसको भी जरा पकड़ो। कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन
जो आपका होता है जब कभी कोई स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो होता है 57 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की अगर आप बात करो, जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करता है तो वो कितना है, वो है 57 किलो जूल पर मोल। माइनस लगाना चाहो तो लगा लेना, वो बड़ी बात नहीं है, इतना रिलीज होगा, इतनी एनर्जी रिलीज करेगी। तो चाहे तो यहाँ माइनस लगा लो, चाहे ऐसा लिख लो कि इतनी रिलीज करेगी, तो इतना पर मोल रिलीज करेगा। अब आप मेरे को बताओ, यहां से अगर मैं डाटा उठाऊं, यहां से इसको सॉल्व करना शुरू करूं, और मैं आपसे बोलूं कि जब आपका एक मोल स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है तो 57 किलो जूल रिलीज होती है, तो अगर 0.1 रिएक्ट करें तो कितनी रिलीज होगी, तो आपको यहां से क्यू नहीं मिल पाएगा, तो वो क्यू कितना होगा, 5.7 किलो जूल नहीं होगा। मेरी बात समझे मैंने क्या बोला, एक मोल से आपकी 57 किलो जूल अगर रिलीज होती है, तो यहाँ तो 0.1 आपके रिएक्ट कर रहे हैं, तो 0.1 मोल जब रिएक्ट करेंगे तो 55.7 किलो जूल आपकी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये तो आपकी एनर्जी हो गई। बाकी अगर आप देखो तो एनर्जी का फॉर्मूला होता था Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी, ऐसा हो सकता था। ठीक है, तो इसमें Q अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं 5.7, M और S को अगर मैं मान लूं MS, और डेल्टा टी आपको देखा था 5.7, तो इस हिसाब से अगर मैं MS देखूं M इंटू एस, वो आपका कितना आ गया, वो तो आपका 1 ही आ गया। ठीक है जी, तो M इंटू एस की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ये M इंटू एस अगर आपके पास पूरा बीकर सेम है, पूरा सेम सेटअप है, ठीक है, डायमेंशन सेम है, सॉल्यूशन सेम है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये M इंटू एस आपका कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये एक तरह से आपका आप कह सकते हो कैलोरीमेट्रिक कांस्टेंट हो जाता है। तो M इंटू एस एक कांस्टेंट का तरह बिहेव करता है, इस यही सेम M इंटू एस इसके लिए भी होगा। तो अगर आप सेम तरह की कैलकुलेशन इसके लिए करने की कोशिश करोगे और यहां से Q निकालोगे, तो यहाँ का Q निकालो तो M इंटू एस इंटू डेल्टा टी अगर आप करो, ठीक है, तो इसका Q कितना आ रहा है, M इंटू एस ये वाला सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये है 1, और डेल्टा टी कितना है 5.6, तो इसका Q कितना आ रहा है, इसका Q आ रहा है 5.6। तो यहाँ पे 5.6 किलो जूल हीट आपकी रिलीज हो रही है। तो अब आप मेरी बात जरा ध्यान से समझना कि आपके पास जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है 0.1 मोल, तो आपके पास कितना 5.6 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही थी, 5.7 सॉरी 5.7 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही थी अगर 0.1 आपका रिएक्ट कर रहा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो 5.7 ना रिलीज होकर 5.6 ही रिलीज हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर आप पर मोल की बात करो, मैं तो 0.1 मोल से कह रहा हूं, आप पर मोल से बात कह लो, यही सेम बात कि पर मोल से बात करो तो इसका एक मोल रिएक्ट होता है तो 57 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका जब एक मोल और इसका एक मोल जब रिएक्ट करेगा तो 56 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। तो रिलीज होनी चाहिए थी 57, लेकिन हो रही है 56 किलो जूल। तो वो 1 किलो जूल गई कहां, कहां यूज हो गई, वो 1 किलो जूल इस वीक एसिड को तोड़ने में लग जाती है। तो जब भी कभी कोई आपके पास वीक एसिड या वीक बेस अगर आप लेके चलोगे ना, तो जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है, जो उनके रिएक्शन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, अगर आप वीक एसिड या वीक बेस ले लो तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, थोड़ी सी कम एनर्जी रिलीज होगी। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी यूज कहां हो गई, ज्यादा क्यों नहीं रिलीज हो रही, 57 पूरी रिलीज क्यों नहीं हो रही, वो कंज्यूम कहां हो गई, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो एक्स्ट्रा एनर्जी इस वीक एसिड को तोड़ने में लग जाती है। तो आपने देखा जब एक एक मोल स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट हो रहे 57 किलो जूल रिलीज हो रही है, जब इसका एक मोल इसका एक मोल रिलीज होगा तो 56 किलो जूल रिलीज होगी, क्योंकि 0.1 से 5.6 रिलीज हो रही है, तो वन मोल से 56 किलो जूल रिलीज होगी। तो आप कह सकते हो होनी तो 57 चाहिए थी, हो रही है 56, तो इसका मतलब है कि वीक एसिड तो तोड़ने में कितनी एनर्जी लग गई, 1 किलो जूल एनर्जी लग गई। तो यहीं से मेरे पास ये आंसर आ गया। देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, कह रहा है एनर्जी विच इज यूज्ड टू डिसोशिएट एसिटिक एसिड इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में एसिटिक एसिड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी। तो वही जो इसका डिफरेंस होगा, जो यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी का डिफरेंस होगा, उतनी एनर्जी लगेगी पर मोल। तो इसका मतलब 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपका इस एसिटिक एसिड को तोड़ने में लग गई थी। ठीक है जी, तो आंसर फॉर दिस 37 क्वेश्चन इज मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए। अभी आ जाते हैं पीएच पे, जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में फिर से लिख दूं एक बार, बहुत ही आसान सी बात है, सिंपल सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से लेना देना है, इसका थर्मोडायनेमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, आपको पता है एसिड प्लस बेस फ्यूल सॉल्ट एंड वाटर, ये रिएक्शन होगी, इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट होकर इसका एक मोल और इसका एक मोल बनाएगा। तो अगर इसके इनिशियली 0.2 मोल्स दे रखे हैं आपको, और इसके इनिशियली आपके पास 0.1 मोल्स दे रखे हैं, और इनिशियली ये 0 0 है, तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ये लिमिटिंग एजेंट ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसमें से 0.2 में से 0.1 चला जाएगा, ये 0.1 रह जाएगा। ठीक है जी, और इसका 0.1 मोल बन जाएगा और इसमें से 0.1 मोल बन जाएगा, यही तो होगा।
भाई इसका 0.1 चला गया, इसमें से 0.1 चला गया, इसका 0.1 और 0.1 बन गया। तो देखा जाए तो आपके पास क्या क्या बन गया, अगर आप फोकस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास एक वीक एसिड बचा आफ्टर रिएक्शन, और उसका सॉल्ट बचा आफ्टर रिएक्शन। आप याद करो क्या होता था जब कोई वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस या फिर उसका सॉल्ट आपके पास हो तो उसे क्या बोलते थे? उसे बोलते थे बफर। तो फिलहाल आपके पास क्या बचा? आपके पास बफर बचा। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे बफर का फॉर्मूला लगाओ और पीएच के आंसर निकालो। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता था बफर के लिए, एसिडिक बफर के लिए? दैट इज pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब आप ध्यान दो, सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.1 है और एसिड की कंसंट्रेशन भी 0.1 है, दोनों के मोल्स बराबर है। तो ये दोनों आपस में कट ही जाएगा, लॉग 1 आपका 0 हो जाएगा, तो pH इज इक्वल टू pK हो जाएगा सीधा सीधा। तो यहां से आपके पास आ गया pH इज इक्वल टू pKa। तो देखना जरा क्वेश्चन में क्या pKa हमें पता है? क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें कुछ हिंट था। क्या हिंट दे रखा था? उसने Ka दे रखा था। तो Ka आपको क्वेश्चन में दे रखा था, इससे आप pKa निकालना। तो 5 माइनस लॉग 2 जब आप करोगे तो वह अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 4.7। तो इसकी वजह से आपका pH इज इक्वल टू pKa, या इसका माइनस का लॉग लोगे तो Ka से pKa निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 4.7। दैट्स व्हाई योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी। तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन भयानक नहीं था। आप बहुत ध्यान से सोचोगे समझोगे तो बड़े प्यार से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए फॉर 37 एंड ऑप्शन नंबर बी फॉर 38th क्वेश्चन। Particular questions from JEE Advance, you can say JEE Advance 2021 पेपर। ओके, देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या नजर आता है? आपको ऐसा दिखता है, देखो यहाँ पे एंट्रोपी आपकी, यहाँ से यहाँ एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है। देखो ग्राफ नजर आएगा ना आपको, एंट्रोपी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, जबकि यहाँ एंट्रोपी चेंज हो रही है। तो आप ये बात शायद जानते हो कि नहीं जानते हो, लिख लो इसको। अगर आपके पास एंट्रोपी चेंज नहीं होती है तो उसे बोलते हैं आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। और आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? वो होता है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। तो दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहाँ से यहाँ ये वाला जो प्रोसेस चल रहा है आपका इधर से इधर, दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। ये बात पता चली मेरे को सबसे पहली तो। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है आपका P2 से P3 जा रहा है, V2 से V3 जा रहा है, बट एंट्रोपी भी चेंज हो रही है। और दूसरी बात ये भी लिखी हुई है रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये रिवर्सिबल है। ठीक है, ये भी पता चल रहा है कि ये आपका लगातार रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अच्छा और क्या? और ये देखो एक और बात पकड़ में आती है कि यहाँ से यहाँ जब आप जा रहे हो, तो आपकी जो ये U बाय R की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि डेल्टा U आपका 0 है, U नहीं चेंज हो रहा है। अगर U चेंज नहीं हो रहा है तो ये किसको सिग्निफाई करता है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस को सिग्निफाई करता है। तो यहाँ से मेरे को ये पता चला कि ये एक्चुअल में रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहाँ से यहाँ ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और यहाँ से यहाँ रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये है सारी कहानी। अब इसके बेसिस पे आपसे कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 900 केल्विन, 900 केल्विन पे सारी कैलकुलेशन चल रही है। अंदर 2 रिवर्सिबल प्रोसेस, वो हमने बता ही दिया। पहला एडियाबैटिक चल रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है, फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहा है। तो फर्स्ट फॉलोड बाय सेकंड, एज गिवन एज शोन बिलो, इफ द वर्क डन बाय द गैस इन द टू प्रोसेस आर सेम। एक हिंट ये भी दे रखा है आपको। क्या हिंट दे रखा है? कि W1 इज इक्वल टू W2, या फिर ऐसा कर लो W ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू W ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये दे रखा है आपको। तो वैल्यू बतानी है नेचुरल लॉग V3 बाय V1, V3 बाय V2। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट करना, ये लॉग है, नेचुरल लॉग ln। ठीक है, ln V3 बाय V2 आपको बताना है। कुछ हिंट्स आपको क्वेश्चन में नीचे दे रखे हैं। मोलर हीट कैपेसिटीज पता है, सीवी की वैल्यू पता है 5/2r। तो बड़ा आसान है, देखो इजी है। अगर आप ध्यान से करते जाओ स्टेप बाय स्टेप तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे सबसे पहला जो फर्स्ट प्रोसेस है उसके बारे में बात करें, तो मैंने अभी-अभी बोला फर्स्ट प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का अगर W निकालते थे तो आपको याद होगा तो डेल्टा U के इक्वल आ जाता था, क्योंकि Q प्लस W होगा, Q तो 0 हो ही जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो आपका W जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? वो आपका डेल्टा U के इक्वल आ जाएगा। डेल्टा U को अगर आप देखोगे तो डेल्टा U यहाँ से U2 माइनस U1 निकल जाएगा। तो सोचो U2 माइनस U1 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो वो कितनी आएगी? ये है आपका U2 और ये है U1। ठीक है, तो U2 की वैल्यू कितनी लिख दूँ? 450। ठीक है, इसको लिख दूँ क्या यहाँ? ये है U2 माइनस U1, 450 R माइनस 2250 R। ये आपके पास क्या आ गई? ये एक तरह से आपके पास W ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस आपके पास आ गया। ठीक है, R कहाँ से आया वो मैंने आपको बताया। U बाय R की वैल्यू है ना 450, तो U की वैल्यू कितनी होगी? 450 इंटू R। तो उस हिसाब से मैंने ये लिख दिया।
अब सेकंड प्रोसेस की बात कर लेता हूँ। देखना, सेकंड प्रोसेस पे अगर बात करें तो वो मैंने आपको अभी-अभी बताया वो क्या है? वो है आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, सो ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। आप सोचो, W रिवर्सिबल जब निकालते थे किसी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो फॉर्मूला क्या लगाते थे? लगाते थे -2.303 nRT log V3 अपॉन V2। वो तब लगाते थे जब आप लॉग बेस 10 यूज़ करते हैं। अगर नेचुरल लॉग यूज़ करोगे तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2.303 हटा देना, तो ये क्या बन जाएगा? -nRT नेचुरल लॉग V3 अपॉन V2, ये लिख देना। तो इनको अगर आपस में इक्वेट कर दूँ, क्योंकि आपसे कह रहा है कि ये दोनों वर्क डन आपस में इक्वल है, तो शायद आपको कुछ मिल जाए। अच्छा, एक काम और करना पड़ेगा, ये इनिशियली जो टेम्परेचर है वो तो आपको 900 केल्विन दे रखा है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद फिर टेम्परेचर कितना हुआ ये मेरे को नहीं पता, ये टेम्परेचर मिसिंग है। तो ज़रा एक छोटी-सी कैलकुलेशन वो भी कर लो, टेम्परेचर भी निकल के आ जाएगा। वो कैसे कर दूँ? वो आपको पता है कि जो डेल्टा U होता है, वो एनसीवी डेल्टा T होता है। ठीक है जी? एनसीवी डेल्टा T होता है। ये कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो, डेल्टा यू तो मैंने यहाँ से निकाल ही लिया था। ये जो है ये एक तरह से डेल्टा यू ही तो है। इसकी वैल्यू ज़रा करना, इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा? ये मिलेगा -1800 R, ये डेल्टा यू हो गया। तो इस डेल्टा यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, -1800 R, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। एन नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स आपको क्वेश्चन में कितने 1 दे रखे हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सीवी भी क्वेश्चन में गिवन है 5/2 R, तो इसकी जगह पे लिख दूँ 5/2 R। और T2 माइनस T1 की जगह पे क्या लिख दूँ? T2 माइनस T1, T2 मेरे को नहीं पता, T1 मेरे को पता है 900। जब यहाँ से मैंने T2 निकाला तो दिस T2 विल कम आउट टू बी कितना? इसको थोड़ा-सा सॉल्व करना, आपको मिल जाएगा। दिस विल कम आउट टू बी 180 केल्विन। ठीक है? तो इतनी मेहनत करने के बाद T2 भी मिल गया। तो यहाँ पे ये T2 जो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, ये वाला T2, गड़बड़ कुछ बच्चे ये कर रहे हैं, 900 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत आ जाता है। यहाँ पे आपको 180 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब देखें ज़रा, सारे काम करने के बाद ज़रा वैल्यू डाल के देखते हैं। अच्छा, अब वो वाली इक्वेशन लगा दें, वो वाली बात कर लें कि आपको कह रखा है W एडियाबैटिक इज़ नथिंग बट W रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इन दोनों को अगर आपस में इक्वेट कर दूँ तो ये कितना है? -1800 R इज़ इक्वल्स टू माइनस कितना था n, n तो है 1, ये nRT है ना? तो n तो आपका 1 है, R को R ही रहने दो, ये R से ये R कट जाएगा, ठीक है? और T मैंने अभी-अभी बोला आपको 180 रख दो, ठीक है? और नेचुरल लॉग V3 अपॉन V2 ये तो मेरे को निकालना ही है, इसको एज़ इट इज़ रहने दो। तो R से R काट देना, 180 से 1800 कट जाएगा, ये तो बड़ा आसान आ गया, कैलकुलेशन भी ईज़ी आई। V3 अपॉन V2 करने पे ये कितना आ गया? ये आपके पास 10 आ गया। तो आंसर तो कैलकुलेशन तो बड़ी आसानी से हो गई। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कितना? विल बी 10। This particular question is from IIT Advanced 2016 paper and this question is from the section called thermodynamics. Thermodynamics से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते चलें। कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, कोई आइडियल गैस है जो कि 1 मोल है, 300 केल्विन पे है। आपसे कह रहा है थर्मल कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर, डेल्टा वी भी दे रखा है आपको, चेंज इन वॉल्यूम भी दे रखा है। अच्छा ठीक है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज 3 atm। ओके, कह रहा है चेंज इन एंट्रोपी इन सराउंडिंग बता दो, डेल्टा एस सराउंडिंग बता दो। अगर 1 लीटर एटीएम आप किसके इक्वल है? 101.3 जूल के इक्वल है। ओके ठीक है, जो डाटा आपको दे रखे हैं एक साइड पे कहीं पे लिख लो और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो जरा, सबसे पहली कंडीशन जो यहाँ पे दे रखी है वो मेरे को एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ दे रखी है, ये आइसोथर्मल है। अगर ये आइसोथर्मल है तो सबसे पहली बात मेरे को क्या पकड़ में आती है? इफ इट इज आइसोथर्मल, तो ऐसे में आइसोथर्मल कंडीशंस में हम कहते थे कि डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो हो जाता था। सिंस ये कह रहा है ये आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस है, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। एक तो ये बात पकड़ में आई। दूसरी बात क्या पकड़ में आ रही है, देखते हैं जरा गिवन डाटा में और क्या है। गिवन डाटा में अगर आप पकड़ने की कोशिश करो तो आपको वी फाइनल और वी इनिशियल भी आपको दे रखे हैं। आपको कह रहा है वी फाइनल कितना है? वी फाइनल है आपका 2 लीटर, वी इनिशियल है आपका कितना? 1 लीटर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन में लिखी है, दैट इज अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अगर किसी आप में से किसी को नहीं पता तो मैं इंपॉर्टेंट बात बोल दूं, जब भी कभी ये सेंटेंस लिखा हुआ आपको दिख जाया करे अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो समझ जाया करो कि ये प्रोसेस कैसा है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का सेंटेंस होता है। जब भी कभी ये सेंटेंस दिखे आप समझ जाना रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला ले जाना, इरिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अच्छा, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैं अगर बात करूं तो वो क्या होता था? वो होता था डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि आपका ये तो क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया आइसोथर्मल होने की वजह से। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा क्या कह दूं, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है जी।
और आपको पता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो W निकाला जाता था वो क्या होता था, माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V, दैट इज V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये होता था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से Q निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, दैट इज V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है जी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करके मैं जरा कैलकुलेट करके देखता हूँ क्यू कितना आ रहा है। तो ये क्यू कितना आ रहा है, ये क्यू आपके पास आ जाता है कितना, ये आ जाता है माइनस माइनस हो जाता है प्लस, पी एक्सटर्नल आपको कितना 3 ATM दे रखा था तो ये रख दिया मैंने 3, ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल 2 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 1, तो ये तो 1 ही हो गया सीधा सीधा। तो इसका मतलब क्यू कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 3। लेकिन इसकी यूनिट क्या है अभी, इसकी यूनिट क्या है, वॉल्यूम है लीटर में, और आपके पास 3 कितना था, एटीएम था, इसका मतलब इसकी यूनिट है अभी लीटर एटीएम। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि लीटर एटीएम है, इसने आपको नीचे यहाँ इसलिए ये हिंट दे रखा है कि लीटर एटीएम को जूल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आप इसका मल्टीपल करोगे किसके साथ, आपका इसका मल्टीपल करना पड़ेगा 101.3 के साथ। अभी आंसर आ गया किसमें, अभी जूल में आ गया। तो इतना जूल आपको क्यू दे रखा है, तो यहाँ से आपके पास निकल के आया कि आपका क्यू कितना है, आपका क्यू आ गया कितना, यू कैन से 3 × 101.3, इतना जूल आ गया। अगली चीज इसने कैलकुलेट करने को क्या बोली है, अगली चीज इसने कैलकुलेट करने को बोली है डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो क्यू निकाला है ये तो हमने सिस्टम का निकाला है, ये सब सिस्टम के ऊपर बात चल रही थी। ये सब डब्ल्यू है ये सिस्टम का है, क्यू सिस्टम का है, डेल्टा यू सिस्टम का है, ये सिस्टम के ऊपर बात चल रही थी। तो पहले मैं डेल्टा एस ऑफ सिस्टम ही निकाल लेता हूँ, फिर आपको पता ही कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होता है। तो पहले डेल्टा एस ऑफ सिस्टम निकालता हूँ, फिर उससे सराउंडिंग तो आ ही जाएगा। तो पहले डेल्टा एस ऑफ सिस्टम निकालूं तो वो किसके इक्वल होगा, वो आपका सिंपली होगा, यू कैन से क्यू ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय जिस टेम्परेचर पे ये काम चल रहा है। ठीक है, किस टेम्परेचर पर चल रहा है 300 केल्विन पे। तो आई कैन से कि यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो दिस विल गिव यू कितना, दिस विल गिव यू 3 × 101.3 डिवाइडेड बाय 300, इसलिए मैंने काटा नहीं था, ये 3 और ये कट जाएगा आपस में 300, और ये सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1.013 जूल पर केल्विन। ये आपके पास आंसर आ गया प्लस में। लेकिन अभी भी हम आंसर पे नहीं पहुंचे हैं क्योंकि ये मिस्टेक कुछ बच्चे कर सकते हैं, कुछ बच्चे हो सकता है इस पे आंसर पे टिक लगाए हैं जल्दबाजी में, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप थोड़ा सा होश में रहो, ध्यान से सोचो समझो ये क्या कह रहा है। इसको फाइनल आंसर में आपको क्या चाहिए, फाइनल आंसर में डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग चाहिए। और आपको मैंने अभी भी बताया कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग में आपस में क्या प्लस माइनस का रिश्ता रहता है। तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग अगर इसको चाहिए, तो अगर आपका डेल्टा एस ऑफ सिस्टम अगर प्लस का एक 1.013 आया है तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस का 1.013 जूल पर केल्विन आ जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस तरह से बस आपको थोड़े बहुत अगर फॉर्मूलाज भी थर्मोडायनेमिक्स की याद है तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाते हो। देन आंसर, फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी। Okay, so this particular question is from IIT 2018 from the session called thermodynamics. अगर आप देखें तो बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने डिजाइन किया 2018 में। तो आपसे कह रहे कोई साइक्लिक प्रोसेस है, आइडियल गैस मान के चलो, कोई साइक्लिक प्रोसेस है, ए से बी, बी से सी से ए जा रहा है, और फिर उसके बाद उसने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। आपसे पूछा गया इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन करेक्ट है, कौन कौन से इनकरेक्ट है। एक एक करके अगर आप देखते चले तो शायद ये क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखें तो सबसे पहली बात तो मेरे को ये पकड़ में आ रही है कि यहाँ पे अगर आप देखो बी से सी, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है। यहाँ पे प्रेशर इज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस बी से सी में जाने पे। ऐसे ए से बी, ए से सी या फिर सी से ए अगर बोलोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या बोलूँ, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। ऐसे सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है जी, अच्छा जी, ठीक है। एक एक करके करना शुरू करते हैं, जो जो ये करवाना चाह रहा है। ये क्या कहना चाहता है, सबसे पहली चीज तो इसने आपसे पूछी कि क्यू ए सी क्या डेल्टा यू बी सी के इक्वल होगा कि नहीं। अच्छा जी, एसी प्रोसेस हमने पहले ही आपको बोला कि एसी प्रोसेस कैसा आइसोकोरिक प्रोसेस है, और अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो जैसा आपको पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो डेल्टा यू ऑफ ए सी विल बी क्यू ऑफ ए सी प्लस वर्क डन ऑफ ए सी।
अब ये वर्क डन ऑफ एसी के बारे में हमें क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का पी डेल्टा वी होता है, और यहाँ पे आइसोकोरिक है तो डेल्टा वी विल इक्वल टू जीरो, और अगर डेल्टा वी इक्वल टू जीरो तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, तो जी ये तो हो गया जीरो। जिसके हिसाब से यहाँ से क्या पकड़ में आई बात, ये पकड़ में आई कि डेल्टा यू ए सी इज इक्वल टू क्यू ए सी है। अच्छा जी, तो हमने निकाल दिया क्यू ए सी इज इक्वल टू डेल्टा यू ए सी के इक्वल है, लेकिन यहाँ तो हमें प्रूव करना है डेल्टा यू बी सी के इक्वल है कि नहीं। इसके लिए क्या करें, इसके लिए आप ऐसा कह लो कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेल्टा यू जो टोटल होगा साइक्लिक प्रोसेस का, वो किसके इक्वल होगा जी, साइक्लिक प्रोसेस का जीरो के इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल होगा, वो होगा टोटल डेल्टा यू, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ AB process plus delta U of you can say BC process plus delta U of CA process। अच्छा, इसमें से भी अगर हम देखें तो इसमें से भी एक बात पकड़ में आ रही है क्या, कि डेल्टा यू अगर आप देखो आइडियल गैस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो हो जाता है, इसलिए ए बी तो आपका ये डेल्टा यू तो जीरो हो गया। जिससे मेरे को यहाँ से क्या पकड़ में आया, यहाँ से मेरे को सीधा सीधा पकड़ में आ रहा है डेल्टा यू ऑफ बी सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू ऑफ सी ए। अच्छा जी, यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, ये जो डेल्टा यू ए सी है इसको माइनस ऑफ डेल्टा यू ऑफ बी सी जो ये कह रहा है इसको, अच्छा ये सी ए है, अच्छा इस सी ए को इन्वर्स कर दूं तो ये प्लस में हो जाएगा। इसको बोलूँ डेल्टा यू ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड इसको हटा ही लेते हैं, है ना, वन सेकेंड। हाँ, तो मैं ऐसा कह लेता हूँ कि जैसे आपको पता है कि डेल्टा यू बी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू सी ए, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा यू बी सी इज इक्वल्स टू प्लस के साइन के साथ डेल्टा यू ए सी। इसको मैंने सी ए से ए सी कर दिया और प्लस से माइनस कर दिया, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो क्या मैं यहाँ पे डेल्टा यू ए सी की जगह पे डेल्टा यू बी सी लिख सकता हूँ, और फिर फाइनली इस इक्वेशन को क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से क्या पकड़ में आया, ये पकड़ में आया कि क्यू ए सी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू बी सी, और यही शायद हमें प्रूफ करना था, तो ये जी हमने प्रूफ कर दिया। इससे मेरे को पता चला ये जो है आपका स्टेटमेंट वन, ऑप्शन नंबर वन का जो एक्सप्रेशन वन है वो आपका करेक्ट एक्सप्रेशन है। सेकंड एक्सप्रेशन में लेकिन ये शायद मार खा जाएगा। सेकंड एक्सप्रेशन अगर आप देखो तो ए बी है, ए बी आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल का अगर आपको वर्क डन निकालना होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये आएगा माइनस का आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, एन आर टी कह लो अगर एन भी है तो, नंबर ऑफ मोल्स अगर है तो एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। ठीक है जी, उसमें भी अगर हम देखें तो ये कह रहा है पी टू वी टू माइनस वी वन, नहीं जी ये तो गड़बड़ है, पी टू वी टू माइनस वी वन नहीं बोल सकते, अगर बोलना भी तो माइनस पी डेल्टा वी बोलना पड़ेगा, और उससे भी एक्सप्रेशन सही नहीं आएगा, जिसके हिसाब से ये यहाँ मार खा गया, जिस वजह से ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ तक तो सही था लेकिन ये गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू ए बी जो ये चाह रहा है, ये हमारे हिसाब से माइनस आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन आना चाहिए। ठीक है ना, ए बी कह रहा है ना, हाँ ठीक है, वी टू अपॉन वी वन आना चाहिए। ठीक है जी, ये तो हुआ हमारा पहला स्टेटमेंट जो हमने चेक किया। अभी हम सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, मतलब सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि डब्ल्यू जो बी सी है, वो आपका पी डेल्टा वी के इक्वल है कि नहीं। तो हमें पता है भाई डब्ल्यू बी सी, पहली बात तो बी सी जो है वो आइसोबारिक है, आइसोबारिक है तो ये अगेंस्ट दी कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर पी टू के अगेंस्ट ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पी टू। अच्छा, तो वैसे अगर देखा जाए तो डब्ल्यू बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का पी डेल्टा वी, और इसको जरा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि यहाँ पे पी क्या बोलें, पी बोलेंगे जो कांस्टेंट प्रेशर है आपका पी टू, और डेल्टा वी को क्या बोलूँ, ये कहाँ है, बी सी हो रहा है ना, बी से सी, हाँ बी से सी हो रहा है, तो बी से सी हो रहा है मतलब आप क्या बोलोगे, वी वन माइनस वी टू, तो इट विल कम आउट टू वी वन माइनस वी टू। और अगर मैं इस साइन को अंदर लेके जाऊँ तो डब्ल्यू बी सी इज इक्वल्स टू पी टू वी टू माइनस वी वन, और अगर आप देखो तो ये एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट तो सही है, मतलब ये एक्सप्रेशन तो सही है। अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं जरा, नेक्स्ट ये सही है कि नहीं। अच्छा जी, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको अगर देखें तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है क्यू बी सी इज इक्वल टू डेल्टा एच ए सी है कि नहीं। तो आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस में तो सीधा सीधा कह नहीं सकते कि क्यू बी सी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच बी सी, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में जो क्यू होता है उसी को डेल्टा एच बोलते हैं, तो क्यू बी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बी सी। अब डेल्टा एच बी सी
डेल्टा एच एसी के इक्वल है कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। अगर ये इक्वल हो जाए तो आगे आपका ये भी मतलब ये एक्सप्रेशन भी सही हो जाएगा। तो अच्छा, इसको चेक करने के लिए क्या करूँ, इसको चेक करने के लिए आप यही सारा काम डेल्टा एच के साथ भी कर दो। तो आपका जैसे यहाँ से एक्सप्रेशन आया था वैसे एक्सप्रेशन यहाँ से डेल्टा एच के लिए भी आ जाएगा। तो डेल्टा एच बी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ए सी हो जाएगा। वही ना जो जो हमने यहाँ पे किया था साइक्लिक प्रोसेस के लिए, डेल्टा यू का एक्सप्रेशन लगा के इसको जीरो करके ये सब इक्वल कर दिया था इन दोनों को। ऐसे ही आप इन दोनों को इक्वल कर दो, तो जिससे डेल्टा एच बी सी इज इक्वल टू डेल्टा एच ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन वी कैन से क्यू बी सी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ए सी। तो मतलब क्यू बी सी डेल्टा एच ए सी के इक्वल हो गया। तो क्यू बी सी इज इक्वल टू डेल्टा एच ए सी। सही है जी, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा बड़े प्यार से सही हो गया। गुड। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, थर्ड स्टेटमेंट को चेक करते हैं भाई। थर्ड स्टेटमेंट को अगर हम चेक करें तो आपसे कह रहा है, अच्छा एक देखने वाली बात ये है भाई, देखो थर्ड स्टेटमेंट का ये तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं ऑप्शन ए में और ये करेक्ट था, तो इसलिए ये भी करेक्ट होगा। ये भी हमने निकाला ना, तो ये अगर यहाँ पे निकाल ही चुके हैं तो ये तो करेक्ट है ही। अब इसको चेक करना है बस। इसको चेक करने के लिए क्या करूँ, इसको चेक करने के लिए सी ए प्रोसेस की बात कर रहा है, सी ए प्रोसेस की। अच्छा जी, सी ए प्रोसेस की बात कर रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। मैं एक्सप्रेशन लिखूं डेल्टा एच सी ए इज इक्वल्स टू डेल्टा यू सी ए प्लस डेल्टा पी वी। डेल्टा पी वी में क्या 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 कांस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो मैं कह दूं क्या, कह दूं डेल्टा एच सी ए इज इक्वल्स टू डेल्टा यू सी ए प्लस का वी पी टू माइनस पी वन, वी वन बोल देता हूँ उसे, जो कांस्टेंट वॉल्यूम है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी ए जा रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये इनिशियल है ये फाइनल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट विल बी इक्वल्स टू पी वन माइनस पी टू। तो ये होगा पी वन माइनस पी टू। और P1 P2 में कौन ज़्यादा है, अगर आप ये देखो तो इस प्रोसेस में आपको दिख ही रहा है कि भाई इस प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर आइडियल गैस इक्वेशन है तो वॉल्यूम कांस्टेंट गेल-ल्यूसेक्स लॉ टाइप लॉ लगाओगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। और आपको पता है ये T2 ज़्यादा है, T1 कम है, इसलिए P2 ज़्यादा होगा, P1 कम। तो P2 ज़्यादा होगा, P1 कम होगा। और अगर आप कम वाली चीज़ में से ज़्यादा वाली चीज़ को माइनस कर रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि ये तो आपका पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ भाई कि जो आपका डेल्टा एच सी ए है इज इक्वल्स टू डेल्टा यू सी ए, ठीक है। और दिस विल बी नेगेटिव समथिंग, तो इसको ऐसा ही ना कह दूँ सीधा सीधा कि दिस विल बी समथिंग नेगेटिव। तो आई कैन से दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू इज आई कैन से लेस देन जीरो, ठीक है। सिंस दिस विल बी लेस देन जीरो, ठीक है ना, तो आई कैन से दिस माइनस दिस विल बी लेस देन जीरो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, मतलब मैंने बोला दिस विल बी लेस देन जीरो, तो अगर ये लेस देन जीरो होगा तो आई कैन से डेल्टा एच सी ए माइनस डेल्टा यू सी ए विल बी लेस देन जीरो, अगर ये लेस देन जीरो तो। अच्छा जी, यहाँ से मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ, डेल्टा एच सी ए विल बी लेस देन डेल्टा यू सी ए। इसको मैं इधर ले गया, दिस विल कम आउट टू बी डेल्टा एच सी ए इज इक्वल्स टू लेस देन डेल्टा यू सी ए। अच्छा जी, ये तो हमारा मेरे को लग रहा है सही आ गया। ये तो हम जो चाह रहे थे वही आ गया, डेल्टा एच सी ए इज लेस देन डेल्टा यू सी ए। सही आ गया, इसका मतलब कि ये भी सही है, ये हम पहले चेक कर चुके थे ऑप्शन वन में ही, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। आपका सी ऑप्शन भी सही है। अच्छा, डी ऑप्शन को हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन हम पहले से चेक कर चुके हैं। डी ऑप्शन को अगर आप बात करो तो क्यू बी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ए सी, क्यू बी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ए सी, क्यू बी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ए सी, ये तो हमारा करेक्ट है, तो इसमें ये तो करेक्ट है। इसमें हमने बोला इसने उसने बोला डेल्टा एच सी ए इज इक्वल्स टू डेल्टा यू सी ए इज ग्रेटर देन डेल्टा यू सी ए, लेकिन हम अभी अभी हमने निकाला कि इट विल बी लेस देन डेल्टा यू सी ए, तो ये गलत है, जिसकी वजह से ये लास्ट वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। और फाइनली आपका ये एक्सप्रेशन ओवरऑल ठीक नहीं है, इसमें ये सही है ये गलत है, ये एक्सप्रेशन ओवरऑल ठीक नहीं है, इसमें ये सही है ये गलत है, इसलिए इनको और इसको आंसर नहीं मानेंगे, हम आंसर क्या मानेंगे, बी एंड सी ऑप्शन को। Namaskar. This question is from IIT Advanced 2020 paper. Question is from the section called thermodynamics. Thermodynamics में आपसे कह रहा है कि कोई PV वर्क डन आपको निकालना है, जो कि आप जानते हो कि W इज इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रल ऑफ P एक्सटर्नल dV। अच्छा जी, अगर ये इंटीग्रल कर रहा है, इंटीग्रेशन कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत स्मॉल स्टेप्स में होना चाहिए, उन सबको जोड़ने की कोशिश करा है। चलो वो सब बातें बाद में करेंगे। अंडरगोइंग
पर्टिकुलर प्रोसेस द वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अगर वर्क डन इससे रिप्रेजेंट हो रहा है तो ये कैसा होगा, क्या होगा, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये वंडरबल गैस वाली चीज सही कह रहा है। ये कह रहा है सिस्टम दैट सेटिस्फाइड द वंडरबल गैस इक्वेशन ऑफ द स्टेट, दिस सिस्टम इज एक्चुअली ओबेइंग दी वंडरबल गैस इक्वेशन। तो वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली बात तो देखो जी, आपसे ये सिंपल सा कहना चाह रहा है, अगर आप देखो ना वंडरबल गैस इक्वेशन क्या होती थी, अगर एक मोल के लिए लिखो तो ये होती थी ए अपॉन वी स्क्वायर, फिर होता था आपका v माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, पर मोल लिख रहा हूं मैं, ठीक है जी। यहां से अगर p निकालोगे तो दैट p विल कम आउट टू बी आर टी बाय वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। तो देखो ना, ये जो पी एक्सटर्नल था इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, इसकी जगह पे हमने वंडरबल गैस इक्वेशन रख दिया। लेकिन ऐसा करते कब थे, ऐसा हम तभी करते थे जब अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता था। पहली बात तो रिवर्सिबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में ही हम ये बात बोलते थे कि पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल के इक्वल कह सकते हो, जो कि पी इंटरनल एक्चुअली पी गैस होता था। तो पी एक्सटर्नल डीवी जो आपका होता है, यहाँ पे जो पी एक्सटर्नल है, इस पी एक्सटर्नल को आप तभी इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अगर आप पी गैस इसकी जगह लिख सको, और पी गैस पी इंटरनल होता है। तो भाई रिवर्सिबल में ये बात बोलते हैं कि रिवर्सिबल में ही पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल को एक दूसरे के इक्वल कर सकते हो। तो दो बातें पकड़ में आई, एक तो ये वंडरवॉल के लिए वंडरबल गैस इक्वेशन जब होगी, रियल गैस जब होगा, तभी ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा। और दूसरी बात, ये रिवर्सिबल के लिए ही होल्ड करेगा, इरिवर्सिबल के लिए करेगा ही नहीं। तो ये जो इरिवर्सिबल वाला स्टेटमेंट है, इरिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको तो मैं सीधा सीधा काट दूं, ये तो होगा ही नहीं। और इसको बोलो क्या, वंडरबल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए इक्वेशन लिख रहा है, बिल्कुल सही, ये तो सही है। प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल, बिल्कुल सही है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए आप इस एक्सप्रेशन को लगा सकते हो। इवन एडियाबेटिक के लिए भी आप इस एक्सप्रेशन को लगा सकते हो। बस यही है कि रिवर्सिबल होना चाहिए, तभी मैं पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल मतलब पी गैस से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। वरना अगर ये इरिवर्सिबल होगा तो नहीं कर सकता, चाहे बेशक वो आइसोथर्मल एडियाबेटिक इरिवर्सिबल होता तो भी नहीं कर पाता। इसका मतलब है रिवर्सिबल कह रहा है तो चलेगा, चाहे आइसोथर्मल हो चाहे एडियाबेटिक हो, दोनों ही चलेंगे। इट मींस ये मोर देन वन करेक्ट में था, दैट्स व्हाई ए बी सी शुड बी योर आंसर। तो मोर देन वन करेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, इसका आंसर होना चाहिए ए बी सी। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम आईआईटी एडवांस 2016 पेपर, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। और इस पैराग्राफ में आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। ये ऊपर पैराग्राफ दे रखा है, पहला क्वेश्चन ये था, फिर मैंने दोबारा से पैराग्राफ लगा रखा है, फिर से सेकंड क्वेश्चन पेस्ट कर रखा है। ठीक है जी। तो दोनों क्वेश्चन को एक एक करके जरा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये आपसे कह क्या रहा है, जरा इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है आपसे कि कोई रिएक्शन है जो कि x टू 2x में कन्वर्ट हो रहा है और सब गैसियस है। ठीक है जी, ये भी मान के चलना कि सब कुछ गैसियस है। ठीक है, तो इसने बोला कि x2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2x में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहली बात ये पकड़ में आई। अगला आपसे क्या कर रहा है, डेल्टा जी आपका पॉजिटिव है। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो डेल्टा जी का कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। अच्छा जी, दूसरा क्या, एट द स्टार्टिंग रिएक्शन देयर इज 1 मोल ऑफ x2 इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। इसके कितने, इसके आपके पास 1 मोल दे रखे हैं। ठीक है, आफ्टर सम मतलब इसके ऑब्वियसली इनिशियली 0 होंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम आपको पता है इसमें से कुछ अल्फा जाएगा, तो ये आपका 2 अल्फा बनेगा। अगली बात क्या कह रहा है, कह रहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स फॉर्म इज गिवन बाय बी। कह रहे जो 2 अल्फा है ना, ये बी है। तो अगर 2 अल्फा बी है तो इसी को मैं और करके ऐसा लिख लूं कि अगर ये क्या हो रहा है, ये अगर बी बन रहा है, एक्चुअली बीटा है। अगर ये बीटा बन रहा है तो ये 1 माइनस बीटा बाय 2 टूट रहा होगा। ठीक है जी। बी क्या है, दस बी इक्विलिब्रियम इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। सही बात है, इस वक्त ये इक्विलिब्रियम पे आ चुका है और एक्स के जितने मोल्स बने हैं उसको बोल रहा है कि ये बीटा है। मैं बार बार बी बोल रहा हूँ, एक्चुअली बीटा लिखा हुआ है। तो बीटा आपके नंबर ऑफ मोल्स, उसने बोल दिया क्या, बीटा इक्विलिब्रियम आपके नंबर ऑफ मोल्स है एक्स के एट इक्विलिब्रियम। तो इसके कितने होंगे, इसके होंगे 1 माइनस बीटा बाय 2। ऑब्वियसली मैंने यही सब निकाला ये। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 बार। अच्छा जी, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, हो सकता है इसकी जरूरत ही ना पड़े क्वेश्चन में। आगे कह रहे कंसीडर द गैसेस बिहेवियर्स आइडियली, और आर की वैल्यू आपको गिवन है बार के अंदर। अच्छा ठीक है, और आपसे कह रहा है केपी का एक्सप्रेशन क्या गया, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी फॉर दिस रिएक्शन इज क्या। केपी का एक्सप्रेशन आपको बताना है। तो केपी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए मैं क्या करूं, मैं सिंपल सा केपी का डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा दूं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, केपी का फॉर्मूला ये होता है क्या, कि केपी विल बी इक्वल्स टू होगा क्या, दिस विल बी इक्वल्स टू यू कैन से पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स, मतलब कि इसका पार्शियल प्रेशर की पावर 2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ x2, दोनों गैसियस है ना, ये होगा। अब पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
कि इसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू पी टोटल। अच्छा, इसलिए पी टोटल दे रखा है 2 बार। ओके, तो पी टोटल कितना है, जरा देखना जरा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, दिस प्लस दिस मतलब 1 माइनस बीटा बाय 2 प्लस बीटा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1 प्लस बीटा बाय 2। ये हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अगर मैं इसका पार्शियल प्रेशर निकालने की कोशिश करूं तो मैंने क्या बोला, इसके मोल्स जो कि हैं बीटा डिवाइड बाय टोटल मोल्स 1 प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, दिस इनटू पी टोटल कितना दर का है, 2, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका पार्शियल प्रेशर। इसका पार्शियल प्रेशर किससे निकलेगा, इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू पी टोटल। ये जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपके पास केपी कितना आ जाएगा, दिस केपी विल कम आउट टू बी कितना, ट्वाइस ऑफ बीटा 2 मतलब बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाय 4। ये आएगा आपके पास। और इसको और सॉल्व करोगे तो you'll गेट कितना, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 8 बीटा स्क्वायर बाय 4 माइनस बीटा स्क्वायर। देखना जरा, ऐसा कहीं दिख रहा है 8 बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस बीटा स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत प्यार से, बड़े प्यार से, बिना कुछ सी कॉम्प्लिकेशन के, बड़े प्यार से हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो बड़े प्यार से आ जाता है। सेकंड पार्ट को भी देखते हैं जरा। सेकंड पार्ट में आपको क्या बताना है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया गया था पैराग्राफ का, जिसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। भाई इसको ध्यान से पढ़ लिया करो, करेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट बताना है। इसलिए आजकल आईआईटी बहुत बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखने लगा है करेक्ट और इनकरेक्ट। काफी बार बच्चे गलती से क्या करते थे, सोचते थे करेक्ट पूछा है और वो करेक्ट आंसर लिख के आ जाते थे, पूछा इनकरेक्ट होता था। ठीक है जी। अच्छा जी, एक एक करके पढ़ते चलते हैं, बताते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहा है कि आपके पास, मैं फिर से रिएक्शन लिख लूं एक बार, 2 गैसियस है, x2 गैसियस है, जो कि ट्वाइस ऑफ x गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है। कह रहा है डिक्रीज इन द टोटल प्रेशर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मोर मोल्स ऑफ गैसियस x। सही बात है भाई, ये तो हमारा ली चार्टिंग प्रिंसिपल है, तो इसलिए ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। सही बात है, ये तो ट्रू है क्या, लेकिन ये करेक्ट हुआ ना, ये तो आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। ट्रू स्टेटमेंट है, ये तो सिंपल सा हम लोग पढ़ते नहीं थे, क्या पढ़ते थे कि अगर आपने क्या करा, टोटल प्रेशर को कम किया तो रिएक्शन उस तरफ को जाएगी जहां पे टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा हो। और आपको दिख रहा है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स 1 है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स 2 है। तो ऑब्वियसली अगर आपने प्रेशर को क्या करा, प्रेशर, टोटल प्रेशर को अगर डिक्रीज किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ज्यादा से ज्यादा एक्स बनेगा। तो ये आपका सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट पूछते हैं, एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ द गैसियस x2 टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली। ये बिल्कुल सही बात है, बल्कि ये तो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए इनिशियली वो स्पॉन्टेनियस होता है। ये बिल्कुल सही बात है। कैसे पता, ऐसे पता कि आपने पढ़ा होगा कि अगर केपी और क्यूपी, इनकी वैल्यूज के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि अगर आपके पास क्या हो जाए, क्यू कम रह जाए के ज्यादा हो, ऐसे तो पढ़ा होगा, क्यू कम रह जाए और के ज्यादा हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और आपने पढ़ा होगा अगर आपका क्यू ज्यादा हो जाए के कम हो जाए तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और आपने पढ़ा होगा अगर क्यू और के दोनों एक दूसरे के इक्वली हो जाए तो रिएक्शन कहीं को भी नहीं जाएगी, ये तो एट इक्विलिब्रियम है। ये कह रहा है एट इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट में तो ये होगा ना कि रिएक्शन होनी शुरू हुई। रिएक्शन कब होनी शुरू होगी, जब क्यू कम होगा और के ज्यादा होगा। तो रिएक्शन कब होगी, रिएक्शन तो तब होगी जब क्यू कम हो के ज्यादा हो, तब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इनिशियली तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये तब जाएगी जब आपके पास ये रिएक्शन क्या है, अपने आप चलती रहे, क्यू कम हो और के ज्यादा हो। तो सभी रिएक्शन, सभी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन के लिए इनिशियल पॉइंट पे क्यू ऑलमोस्ट जीरो होता है, वो धीरे 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 बढ़ता है और के इक्वल पहुंचने की कोशिश करता है। तो इसलिए इनिशियली एट द इनिशियल पॉइंट, ये हर इक्विलिब्रियम रिएक्शन, यू कैन से सारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपकी कैसी होती है, सारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है इनिशियल पॉइंट पे। तो इसलिए आप बोल सकते हो क्या, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी तो मेरे को लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, ये तो इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है एक्चुअली। इनकरेक्ट सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में कोई डाटा ही नहीं दिया गया। क्वेश्चन में आप देखोगे तो मेरे को मोल्स फिर भी पता थे, टोटल प्रेशर भी पता था, लेकिन मेरे को ऐसा कोई डाटा नहीं पता। मेरे को डेल्टा जी की वैल्यू नहीं पता, अल्फा की वैल्यू नहीं पता, बीटा, ये जो इसने बीटा बोला इसकी वैल्यू नहीं पता, कितना डिसोशिएट हो रहा है कुछ नहीं पता। तो मेरे पास क्वेश्चन में कोई डाटा ही नहीं है जिससे मैं बी को कैलकुलेट कर सकूं। इसलिए मैं बोलूंगा कि ये बी तो गलत है, इसको तो आप फॉल्स ही मान के चलो। इसके लिए मेरे पास कोई डाटा नहीं है, तो इसलिए मैं इसको मान रहा हूँ कि ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको और जानने की कोशिश करते हैं जरा। देखिएगा, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको ये दे रखा है क्या, कि डेल्टा जी कैसा है, पॉजिटिव है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो आपको पता है डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल होता है
माइनस का आर टी एल एन के पी, क्योंकि ये सब गैसियस स्टेट में, इसलिए मैं केपी लिख रहा हूँ यहाँ। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, केसी भी लिख सकते थे। मैं फिलहाल केपी से कर रहा हूँ। आपको दे रखा है ये कैसा है, ये पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब होगा, यहाँ माइनस लगा हो ना ऑब्वियसली, तो माइनस माइनस प्लस होगा तभी तो ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से ये पकड़ में आया मेरे को कि ये जो आर टी एल एन के है, ये आर टी एल एन के पी, ये आपका कैसा होगा, ये होगा नेगेटिव। यहाँ से मेरे को ये पता चला कि एल एन के पी आपका कैसा है, नेगेटिव है। एल एन के पी अगर आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि मैं ऐसा कह सकता हूँ, केपी की जगह पे केसी सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको क्या पता है, आपको पता है केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी इस रिएक्शन में कितना दिख रहा है, 2 मोल ये, 1 मोल ये, तो इसका मतलब 1। अच्छा जी, तो इस केपी की जगह पे मैं केसी की टर्म्स में जरा इसको सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर टी, सॉरी एल एन के सी प्लस एल एन आर टी। this must be equals to, और you can say this must be less than 0। ये less than 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि ln kc क्या है, ln kc this must be less than ln 1 by rt। ऐसा कह सकता हूँ ना मैं, 1 by rt से लेस देन होना चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं। इसका मतलब kc क्या है, kc लेस देन 1 by rt आना चाहिए। अगर आप चाहो तो शायद r की वैल्यू इसलिए दी गई होगी इस क्वेश्चन में, r को सब्स्टिट्यूट करो, t को सब्स्टिट्यूट करो, और देखो जी ये आपका क्या है, ये आपका 1 से कम आ रहा है कि नहीं। तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ ना, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अगर मैं यहाँ पे R की जगह पे क्या रख दूं, 0.0831 रख दूं, और T की जगह पे मैं 298 केल्विन रख दूं, तो ऐसा कैलकुलेशन करने के बाद इसको अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं, तो ऐसा कैलकुलेशन करने के बाद ये आपके पास इतना टर्म, ये टर्म आपके पास आ रहा है 0.0408, इसके अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास आएगा। और अगर इसके आसपास आ रहा है तो ऑब्वियसली 1 से कम तो है ही। तो अगर ये 1 से कम है तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। तो इनकरेक्ट सिर्फ और सिर्फ बचता है सी ऑप्शन, क्योंकि ऑब्वियसली ए बी और डी ये तो करेक्ट हो ही गए, तो बचा सिर्फ और सिर्फ सी, वही इनकरेक्ट होगा और कोई नहीं होगा। इसके लिए कोई डाटा भी मेरे को नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने इसको इनकरेक्ट माना है। इसलिए आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी। This particular question is from IIT Advanced 2015 paper and this question is from the section called thermodynamics। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बहुत कुछ पूछ रहा है एक ही क्वेश्चन के अंदर। जैसे अगर ए पार्ट को अगर मैं देखूं तो ए पार्ट के क्यू पे क्या कमेंट करोगे, डब्ल्यू पे क्या कमेंट करोगे, डेल्टा एस पे क्या कमेंट करोगे, उसके क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू पे क्या कमेंट करोगे, डेल्टा जी पे क्या कमेंट करोगे, ये सब आपसे वो पूछ रहा है। तो एक एक करके जरा पढ़ते चलते हैं और एक एक करके इस पे कमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की आपसे बात कर रहा है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात कर रहा है तो इसका मतलब है आपसे कह रहा है कि H2 आपके पास क्या था, लिक्विड था, जिसको आपने क्या किया, जिसको आपने H2O सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। तो H2O लिक्विड को अगर आपने H2O सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपने कर दिया फ्रीजिंग। इसमें देखते हैं जरा इसमें इन सब का क्या क्या होगा। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें Q का क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर कोई चीज लिक्विफाई से अगर आपका क्या हो रहा है, सॉरी लिक्विड था, लिक्विड से अगर आपका सॉलिड जा रहा है, मतलब फ्रीजिंग हो रही है, तो फ्रीजिंग में डेल्टा आपका जो हीट है, हीट क्या होगा, आपका हीट रिलीज होना चाहिए, मतलब क्यू क्या होगा आपका, लेस देन 0 होगा, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है जी, तो हीट क्या होनी चाहिए, हीट रिलीज होनी चाहिए, मतलब ये होना चाहिए एंडोथर्मिक प्रोसेस, इधर को जाने में, इधर को जाने में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगला सुनिएगा। अगला आपसे कहता है कि इसका वर्क डन का क्या होगा। वर्क डन की अगर मैं आपसे बात करूं तो वर्क डन के बारे में इतना तो पता चल रहा है कि 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने सुना है कि आइस एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग या फिर वाटर एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग। तो जब आइस बनता है तो वो एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होता है तो ऑब्वियसली सराउंडिंग पे कुछ ना कुछ वर्क करेगा, सिस्टम एक्सपैंड होगा तो ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए इट विल नॉट बी 0, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। अभी मैं इस डिस्कशन पे जा ही नहीं रहा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बट 0 नहीं होगा। अभी मैं इतने डिस्कशन पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को बस ये बताना है 0 के नहीं है कि नहीं। तो 0 तो नहीं होगा फॉर श्योर। दूसरा, अगर मैं इसकी बात करूं डेल्टा एस की, तो डेल्टा एस आप एंट्रोपी खुद भी सोच सकते हो कि पहले वो लिक्विड था, लिक्विड से सॉलिड हो गया और भी पैक्ड स्ट्रक्चर हो गया। अगर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो गया, पैक्ड स्ट्रक्चर हो गया, तो एंट्रोपी तो डिक्रीज कर गई ना, एंट्रोपी तो कम हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलूं डेल्टा यू काफी बच्चों को यहाँ पे परेशान कर सकता है। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा सीखा होगा कि ये क्या है, आपका जो भी फ्रीजिंग वाला प्रोसेस होता है, बॉइलिंग प्रोसेस होता है, तो वो कैसे होते हैं, उस जगह पे आके आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो एट ड्यूरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट, और यू कैन से ड्यूरिंग द फ्रीजिंग प्रोसेस आपका टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल होगा तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ बच्चे सोच सकते हैं। बट ऐसा नहीं है बेटा, जब भी फेज ट्रांजिशन में होगा
तब आप ऐसा नहीं कहोगे, तब आप इसको जीरो नहीं बोलोगे। वो टिपिकली सिर्फ और सिर्फ आप किसके लिए बोलते थे, आइडियल गैसेस अगर आपके पास हो तो वो स्टेटमेंट होल्ड करता है कि फॉर आइडियल गैसेस यू कैन से कि अगर आपके पास आइसोथर्मल कंडीशंस हैं तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू जीरो। बट फिलहाल ये फेज ट्रांजिशन है, फेज ट्रांजिशन में डेल्टा यू जीरो बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे तो डेल्टा यू बल्कि डिक्रीज करेगा, अगर मैं सच बताऊं तो डेल्टा यू आपका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेंगे यहाँ पे। ये लिक्विड से सॉलिड जा रहा है। ठीक है जी। अगला अगर मैं देखूं, अगला डेल्टा जी के बारे में मैं क्या बोलूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। जब भी फेज ट्रांजिशन हो रहा होता है ना, उसको हम इक्विलिब्रियम मानते हैं, मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेट है, यू कैन से मानते हैं, क्या होता ही है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। और अगर इक्विलिब्रियम स्टेट तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी आपका जीरो होगा। तो अगर इसके हिसाब से मैं मैच करने की कोशिश करूं तो क्या आपका कौन कौन से ऑप्शंस मैच हुए देखते हैं जरा। क्या आपका पी मैच हुआ, नहीं हुआ। क्या आपका डब्ल्यू मैच हुआ, नहीं हुआ। क्या आपका डेल्टा एस मैच हुआ एंट्रोपी, हाँ जी ये हो गया, ये हो गया। देन डेल्टा यू, ये भी मैच नहीं हुआ। जी ये मैच हो गया। मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका आर एंड टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे, मतलब बी पार्ट पे। बी पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। बी पार्ट आपसे कह रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम अंडर आइसोलेटेड कंडीशन। ये फ्री एक्सपेंशन का केस है, मतलब यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ है, लेट्स से कि आपके पास यहाँ पे कोई गैस है और इस तरफ को आपके पास कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, हवा भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ पे आपके पास वैक्यूम है। आपने जैसे इस नोब को खोला, नोब खोलते ही गैस इधर से इधर भागेगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। ये आपका कौन सा केस है, ये आपका फ्री एक्सपेंशन का केस है। साथ के साथ आपको आइसोलेटेड कंडीशंस भी दे रखी है। अगर आइसोलेटेड है तो इसने आपको इनडायरेक्टली ये भी कह दिया है कि ये आपका एडियाबेटिक है, कि मतलब ना तो हीट लेगा ना देगा। इस वजह से अगर मेरे से कोई पूछे इसका क्यू कैसा होगा, तो क्यू तो इसका जीरो हो जाएगा, एडियाबेटिक कंडीशंस है, आइसोलेटेड कंडीशंस है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिंस यहाँ पे आपने ओवरऑल कुछ भी टेम्परेचर चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने तो नोब खोली है, इस नोब को खोला और गैस इधर भाग गई। तो सिंस यहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो यू कैन से डेल्टा यू विल आल्सो बी इक्वल्स टू जीरो। अभी डेल्टा यू यू कैन से डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो बिकॉज आइडियल गैस है आपके पास। ठीक है, और सिंस यू नो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो अगर आपका डेल्टा यू जीरो, क्यू जीरो, तो डब्ल्यू भी जीरो। तो यहाँ पे मैंने W को भी जीरो कह दिया। ठीक है, अब कौन बचा, एंट्रोपी। एंट्रोपी की बात आप समझ लो, एंट्रोपी आपके पास पहले गैस छोटे से चैम्बर में यहाँ पे बैठी थी, अभी पूरे में भागने लगी। अगर गैस इधर उधर भागेगी तो रैंडम अरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, रैंडम अरेंजमेंट बढ़ जाएंगे, और अगर रैंडमनेस बढ़ती है तो एंट्रोपी भी आपकी बढ़ती है। ये कहानी समझ में आई हमको। ठीक है जी, अगला क्या बचा, एक चीज और बची, दैट इज द डेल्टा जी। डेल्टा जी की अगर मैं बात करूं तो आपको ये बात पता है, आप खुद भी सोच सकते हो, मैंने बस इस नोब को खोला और ये इधर से इधर भाग गया। ठीक है, ये इधर से गैस आपकी फ्री में भाग गई, मतलब बिना किसी परेशानी के भाग गई, क्योंकि इधर कोई गैस भी नहीं है, इधर एयर भी नहीं है जो इसको रोक सके। ठीक है ना, अगर यहाँ पे एयर भी होती तो हो सकता है वो इसको कुछ रोकती आने से। अभी आपके पास एयर भी नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम में कुछ भी नहीं है, फ्री चैम्बर है, फटाफट भाग जाएगी। और भाग जाएगी तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और आपने सुना होगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कैसा होता है, डेल्टा जी आपका लेस देन जीरो होता है, नेगेटिव होता है। तो डेल्टा जी आपका क्या हो गया, डेल्टा जी आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है जी, तो ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ लोग पता है, कुछ लोग जो मैंने डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो यहाँ से मैं लेके आया, कुछ लोग ऐसा भी समझाते हैं कि सिंस यहाँ पे आप अगर देखोगे ना, तो डब्ल्यू निकालने का क्या तरीका है, माइनस का पी एक्सटर्नल डीवी, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि पी एक्सटर्नल भी तो जीरो है ना, क्योंकि जैसे ही आपने इस नोब को खोला, गैस इधर को भाग रही है और गैस को रोकने वाला कोई नहीं है, मतलब इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है। तो अगर अपोज करने वाला कोई नहीं है तो पी एक्सटर्नल जीरो हो जाता है, और पी एक्सटर्नल जीरो हो गया तो डब्ल्यू वैसे ही जीरो हो जाता है। ठीक है जी, तो अब देखते हैं जरा हमारे इनमें से कौन कौन से आंसर्स हमारे पकड़ में आ रहे हैं और कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। देखें जरा, पार्ट बी के लिए मैं देखूं क्या क्यू जीरो है, हाँ जी क्यू जीरो है, डब्ल्यू जीरो है, डब्ल्यू जीरो है, डेल्टा यू जीरो है, डेल्टा यू भी जीरो है, डेल्टा एस आपका नेगेटिव दे रखा है, हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसने जीरो दे रखा है, हमारा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये तीन मैच कर रहे हैं। अगर ये तीन मैच कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर मैंने लिखा था आपका आर एंड टी। इसका आंसर मैं लिख दूं क्या क्या होना चाहिए, पी, क्यू एंड एस। ये तीन आंसर्स होंगे। ठीक है, देन सी ऑप्शन पे मैं आ जाता हूं। सी ऑप्शन एक बार जरा सुनिएगा। सी ऑप्शन को अगर मैं देखूं, सी ऑप्शन में आपसे क्या कह रखा है, आपसे कह रखा है इक्वल वॉल्यूम के दो चैम्बर हैं, इक्वल वॉल्यूम के चैम्बर हैं, ये भी वी, ये भी वॉल्यूम वी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, दो आइडियल गैसेस हैं, लेट्स से कोई आइडियल गैस ए है,
कोई आइडियल गैस बी है, दो चीजें हैं आपके पास। उसके बाद कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब डेल्टा टी भी इक्वल्स टू जीरो है, डेल्टा पी भी इक्वल्स टू जीरो है। तो ऐसे में आइसोलेट भी है, आइसोलेटेड कंटेनर भी है। और आपने क्या किया, जस्ट इस ये जो जिस बाउंड्री से सेपरेट था इसको हटा दिया, और हटाते ही क्या होगा, गैसेस मिक्स हो जाएंगे आपस में। तो ऐसे में पूछ रहा है इन सब का क्या होगा। तो देखो जरा, कुछ बात तो इसने पहले से ही दे दी, एक बात तो इसने पहले से ही दे दी। क्या दे दिया आपको, आपको दे दिया इसने क्यू जीरो है, खुद ही बता दिया आइसोलेटेड है, तो क्यू तो जीरो है ही है। दूसरा अगर मैं देखूं तो दूसरा आपने इसके ओपन किया, ओपन करके बस गैसेस मिक्स हो गई आपस में। सराउंडिंग को ये ना तो धक्का दे रही है, ना ही सराउंडिंग इसको धक्का दे रहा है। इट मीन्स कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं हो रहा है। दैट्स वाई यू कैन से डब्ल्यू विल आल्सो इक्वल्स टू जीरो। और सिंस यू नो कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू के हिसाब से डेल्टा यू भी जीरो हो गया। ठीक है जी, तो डेल्टा यू भी जीरो आ गया मेरा। और लास्ट सेक्शन को अगर देखें तो आपने जैसे ही इसको खोला वैसे ही गैसेस मिक्स होना शुरू हो गई, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वही वाली बात जो मैंने यहाँ बोली थी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए। अच्छा, एंट्रोपी की आप बात समझो, जैसे ही मैं इसको खोलूंगा वैसे गैसेस रेंडमली अरेंज हो जाएंगी, कोई मॉलिक्यूल कहीं बैठ जाएगा, कोई मॉलिक्यूल कहीं बैठ जाएगा, रेंडमली अरेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। इस बात को अगर मैं वैसे भी समझाऊं आपको, आप सोचो जैसे हम 10th क्लास में या 11th क्लास में या 12th क्लास में नॉर्मल अपने मैथमेटिक्स में, यू कैन से मैथमेटिक्स में हम लोग एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, बहुत फेमस सा क्वेश्चन करते हैं कि दो सिक्के उछाले, दो सिक्के उछाले तो आपके पास क्या है, एक सिक्का उछाला तो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, हेड और टेल। लेकिन दो सिक्के उछाले तो आपके पास क्या, हेड हेड या फिर टेल टेल, या हेड टेल या टेल हेड, आपके पास क्या, चार पॉसिबिलिटी हो जाती है। तीन सिक्के उछाले तो आपके पास आठ पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो बस मैं वही कह रहा हूँ, जैसे ही आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं ना, पहले सिर्फ ये प्योरली ए थी, अभी प्योरली बी थी, आपने जैसे ही इसे खोला तो ये रेंडमली अरेंज होने की पॉसिबिलिटी तो बढ़ गई ना। मतलब कि ऐसा हो सकता है, कैसे भी अरेंज हो सकते हैं रेंडमली, ए बी करके, हो सकता है ए बी ए करके, ए बी बी सी करके, ए बी बी ए करके, सॉरी। तो इस तरीके से वो किसी भी तरीके से रेंडमली अरेंज हो सकते हैं, और रेंडमनेस बढ़ती है तो एंट्रोपी आपकी बढ़ेगी। अब जरा देखने की कोशिश करते हैं इनमें से कौन कौन मैच कर रहा है। लेट्स से मैं देखूं कि क्यू, क्या क्यू मैच कर रहा है, क्यू इज इक्वल टू जीरो है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो है, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो है, डेल्टा एस मैच नहीं कर रहा, डेल्टा जी भी मैच नहीं कर रहा। मेरे को लग रहा है इसका भी सेम ही आंसर आ गया फिर तो, जो इसका आ रहा था, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, पी क्यू एंड एस। लास्ट सेक्शन पे आते हैं। लास्ट सेक्शन आपसे कह रहा है कि कोई रिवर्सिबल हीटिंग है, H2 गैस है जो कि 1 एटीएम पे है, फ्रॉम 300 केल्विन से 600 केल्विन गया, ठीक है, और उसके बाद आप क्या किया, रिवर्स कर लिया और वापस ले आए। अच्छा, ये तो सब कुछ सेम ही है फिर। उसने बोला प्रेशर आपने सेम रख रखा है, बस टेम्परेचर बढ़ाया घटाया, और जिधर गए थे वहीं वापस आ गए। ठीक है, पीवी ग्राफ आपने बनाया, आपने क्या करा, वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम वापस आ गया, टेम्परेचर बढ़ाया जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर घटाया, वापस से वहीं आ गए। तो ये तो एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया एक तरह से, और साइक्लिक प्रोसेस होगा तो जितनी भी डेल्टा वाली चीजें हैं, डेल्टा यू, डेल्टा एस, डेल्टा जी, वो सब जीरो हो जाएगा, डेल्टा एस भी जीरो हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए, डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए, डेल्टा जी भी जीरो हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो ये सभी जीरो हो गया। ठीक है जी। और क्या बचा, और बचा आपका क्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। क्यू क्या है, क्यू उसने, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, जहां से हम गए वहीं वापस आ गए। तो ओवरऑल क्यू क्या है, क्यू का कुछ भी नहीं होगा, क्यू जीरो ही रहेगा आपका। ठीक है जी। तो आपका क्या है, किसी भी तरह की हीट रिलीज या हीट गेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप साइक्लिक प्रोसेस है, वापस वहीं आ गए, जो आपने किया वही एग्जाम पर वापस आ गए, जिसकी वजह से आपका क्यू जीरो हो गया। और सिंस आप वापस वहीं आ गए, तो एरिया एंक्लोज द ग्राफ, आप इधर गए और इधर आ गए, एरिया एंक्लोज द ग्राफ जीरो है, दैट्स वाई आप कह सकते हो डब्ल्यू भी जीरो है। तो इसमें सब कुछ ही जीरो हो गया अगर आप देखोगे तो। अब देखते रहे मैच कौन कौन कर रहा है। क्या क्यू मैच कर रहा है, क्यू आपका जीरो इसने बोला है, डब्ल्यू आपका जीरो बोला है, ये हमने मैच कर दिया, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, डेल्टा एस मैच नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या क्या होना चाहिए, इसका आंसर मेरे को लगता है डेल्टा एस वाला, मतलब आर को छोड़ के बाकी सब होंगे। तो पी होगा, क्यू होगा, एस होगा और टी होगा। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको छोटी छोटी बातें अगर पता हो तो सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ के ही बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT एडवांस 2017 पेपर, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा जरा। क्वेश्चन में क्या है कि आप डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट और डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, ये दोनों आपको गिवन है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते चलो तो आपसे कह रहा है जो इनिशियल प्रेशर है वो कितना है, 1 बार है। द सब्सटेंस शुड बी प्योर एट गिवन टेम्परेचर, सब्सटेंस प्योर भी है दोनों, ऑब्वियसली आपको पता है कि ग्रेफाइट और ये दोनों ही सॉलिड होंगे, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। ठीक है। अगला क्या कह रहे थे, कन्वर्जन ऑफ द ग्रेफाइट टू डायमंड रिड्यूस इट्स प्रेशर टू दिस, कह रहे हैं डेल्टा वी। कह रहा है कि डेल्टा वी जो कि क्या है, डेल्टा वी कितना दे रखा है आपको,
2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर मोल। डेल्टा वी क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ सी ग्रेफाइट इज कन्वर्टेड टू सी डायमंड, मतलब कार्बन डायमंड, आइसोथर्मली मतलब क्या है, आपसे कह रहा है डेल्टा टी इज आल्सो इक्वल्स टू 0 और टेम्परेचर कितना दिया, 298 केल्विन दिया है। द प्रेशर एट विच, प्रेशर आपको निकालना है, ठीक है, फाइनल प्रेशर निकालना है, एक तरह से आपको इनिशियल वाला आपको दे रखा था कुछ, प्रेशर आपको निकालना है जिसपे कह रहा है एट विच ग्रेफाइट इज इन इक्विलिब्रियम विद डायमंड। ओके, सो इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल सा इक्वेशन आपको पता ही होगा, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये पढ़ा होगा ना आपने। तो मैंने क्या किया, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू वी डेल्टा पी माइनस एस डेल्टा टी, ये कर दिया। अच्छा, इसमें आपको पता है कि ये डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0 है, दैट्स वाई ये पूरा टर्म 0 हो गया, जिसकी वजह से क्या आ गया, जिसकी वजह से आ गया आपका डेल्टा जी इज इक्वल्स टू वी डी पी और वी डेल्टा पी यू कैन से। यहां से अगर मैं जी निकालूंगा तो दैट जी विल कम आउट टू बी जी नॉट प्लस वी डेल्टा पी। अच्छा जी, जी इज इक्वल्स टू जी नॉट वी डेल्टा पी, ये मेरे पास अभी कुछ एक फॉर्मूला टाइप मैंने बना लिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो एट इक्विलिब्रियम, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देखिएगा जरा एक बार पढ़ना, कह रहा है कि हमें वो प्रेशर निकालना है जब ग्रेफाइट और डायमंड एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो एट इक्विलिब्रियम यू कैन से कि जो जी होगा दैट इज गिव्स एनर्जी फॉर ग्रेफाइट, वो जी ऑफ डायमंड के इक्वल हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं दोनों जगह, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी नॉट ऑफ ग्रेफाइट प्लस वी ऑफ ग्रेफाइट इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जी नॉट ऑफ डायमंड प्लस वॉल्यूम ऑफ डायमंड इंटू डेल्टा पी। यहां से अगर मैं ऐसा करूं कि मैं यहां से लिखने की कोशिश करूं, जी नॉट ऑफ डायमंड माइनस जी नॉट ऑफ ग्रेफाइट, ये आपके ये हैं डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन, यू कैन से इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, यू कैन से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ डायमंड इनटू डेल्टा पी, दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये मेरे पास आया, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, ये v ऑफ ग्रेफाइट माइनस v ऑफ डायमंड और डेल्टा p मैंने कॉमन लेके इधर निकाल लिया। इसके हिसाब से अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये वैल्यूज आपको पता ही है कि जी नॉट ऑफ डायमंड और जी नॉट ऑफ ग्रेफाइट क्या क्या है, तो इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 2.9 किलो जूल है, जिसको मैं जूल में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2900 माइनस 0, इतना हो गया ये जूल। अच्छा जी, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि वॉल्यूम डिफरेंस कितना है, इतना है। इसको भी देखते हैं, मीटर यूनिट में रखेंगे, मीटर क्यूब में ही, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6, ये मीटर क्यूब पर मोल आपको दे रखा था, और ये है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल हमें निकालना है, पी इनिशियल आपको 1 दे रखा था, 1 क्या दे रखा है, 1 बार दे रखा है। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ से अगर मैं निकालूं, कैलकुलेट करूं पी फाइनल, तो पी फाइनल माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2900 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻6, जो कि क्या बन जाएगा, 2 पी फाइनल माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2900, इनफैक्ट इसको भी छोड़ो, मैं कहूँ ये हो जाएगा 29/2 इंटू 10⁻8। लेकिन ये जो कुछ भी आ रहा है अभी एमकेएस यूनिट में चल रहा है, जिस कारणवश अभी जो प्रेशर आया वो किस में आया, पास्कल में आया। अगर इस पास्कल वाले प्रेशर को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, बार में कन्वर्ट करना है, तो उसका हिंट क्वेश्चन में दे रखा है, वो दे रखा 1 बार इज इक्वल टू 10⁻5 पास्कल। तो उस कारणवश मेरे को इसको क्या करना होगा, ये करना होगा 29/2 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻5, इतना हो जाएगा बार। और यहाँ से जब मैं पी फाइनल निकालूंगा दैट विल कम आउट टू बी दिस प्लस 1। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ और प्लस 1 करता हूँ तो ये हो जाएगा 4500 प्लस 1, दैट विल कम आउट टू 14501 बार। तो आंसर विल कम आउट टू बी 14501 बार। So for this question must be option number A, that is 14501 bar. Particular question is from IIT Advanced 2021 paper.
एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन डिजाइन किया है, देखें जरा। कहता है फॉर एन आइडियल गैस, किसी आइडियल गैस की बात कर रहा है। सबसे पहले ये पकड़ते हैं इस बात को। अगली बात कर रहा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। कब? अगर वो स्टेट 1 से लेकर स्टेट 2 पे जा रहा है। मतलब आपको 4 ग्राफ दे रखे हैं, चारों ग्राफ में देखो स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा है। तो ये चारों ग्राफ आपको चेक करने होंगे कि स्टेट 1 से स्टेट 2 का कौन सा सही ग्राफ है। ठीक है ना? अच्छा, सिमिलरली कह रहा है कि स्टेट 2 से लेकर स्टेट 3 जो जा रहा है वो क्या है? वो है इसको दूसरे कलर से मार्क कर देता हूं मैं। कहता है स्टेट 2 से जो स्टेट 3 जा रहा है दैट इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो वो क्या है? वो एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। ठीक है, तो उसके बारे में भी इसने बता दिया। तो वी हैव टू चेक दिस आल्सो कि अगर सेकंड से थर्ड वाले जो ग्राफ हैं चारों ऑप्शन में, वो आपके रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन को शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं जरा। तो सबसे पहले जरा मैं लिखे दे रहा हूँ दोनों कंडीशंस। जैसे कि मान लो स्टेट 1 से जो स्टेट 2 पे जा रहा है, इसके बारे में क्या क्या बोला है। इसके बारे में एक तो बोला है कि ये रिवर्सिबल है, और क्या बोला है, और बोल रखा है ये आइसोथर्मल है, और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है ये एक्सपेंशन है। इन तीन बातों से भी कुछ 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 बात पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, स्टेट 2 से लेकर जो स्टेट 3 जा रहा है वहाँ क्या कह रखा है उसको भी समझो। ये कह रखा है कि पहली बात ये तो रिवर्सिबल है, फिर कह रहा है ये एडियाबेटिक है, ये भी समझो। ठीक है, अगला कह रहा है कि ये एक्सपेंशन है, ये भी समझो। ठीक है, इतनी सारी कहानी कह रहा है। अब इसको मैच करना है आपको, चार ऑप्शन में से किससे इसका ग्राफ मैच करेगा। जैसे पहला ग्राफ जो है, देखो जरा, इस चीज में भी फर्क किया है इसने। पहला ग्राफ पीवी वर्सेस ग्राफ है, पी वर्सेस वी ग्राफ है। दूसरा पी वर्सेस टी ग्राफ है। तीसरा आपका एच वर्सेस एस ग्राफ है, और चौथा आपका टी वर्सेस एस ग्राफ है। तो देखते हैं, लेट्स सी। देखो, जैसे कि जो सबसे पहला वाला ग्राफ है वो तो देखो एक टिपिकल सा रटा रटा ऐसा याद सा फैक्ट होता है कि आपने देखा ही होगा कि आइसोथर्मल का और एडियाबेटिक का अगर पीवी ग्राफ बनाते हैं तो आपको याद होगा कि आप कह सकते हो कि पहले आइसोथर्मल आता है, फिर एडियाबेटिक आता है। और यू कैन से कि एडियाबेटिक का जो कर्व होता है वो ज्यादा स्टीप होता है, इसको स्लोप ज्यादा होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये तो टिपिकल सा याद करा हुआ सा ग्राफ होता है हमारा। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ है, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन का ग्राफ है, रिवर्सिबल। तो ये तो सही है। इसको बहुत सारे तरीकों से समझाया जा सकता है। एक आप पढ़ते होगे ना, ये भी पढ़ते होगे, यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पे पीवी के पार गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, इसका स्लोप आपका क्या है, ज्यादा स्टीप आएगा, इसका स्लोप थोड़ा सा कम आएगा। एक अच्छा, मेरे को एक और बात याद आई, ऐसा भी समझाते हैं कुछ लोग, ऐसा भी पढ़ाते हैं कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का जो वर्क डन होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू, यू कैन से कि एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो ऑब्वियसली आप यहाँ से भी बात समझा सकते हो, किसी भी तरह से समझा लो। दो तीन तरीके हैं बात करने के, बट ये टिपिकल सा ग्राफ होता है जो सभी बच्चों को जनरली याद होता है, अगर थोड़ा बहुत भी थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इस पे मैं ज्यादा डीप में गया ही नहीं, ये याद करा फैक्ट्स है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन पे चलते हैं। लेट्स से बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट से सेकंड पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये तो बात सही है ना भाई, साफ साफ लिखा ही है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा ही ना, तो ये तो सही है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर भी कांस्टेंट, ये तो सही लग रहा है। अच्छा, बट इसमें ये भी चेक करना होगा कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, बट ये ऊपर को जाता है कि नीचे को जाता है। जैसे इसका तो नीचे को जा रहा है, ये चेक कर लो, ये आप अपने आप समझ सकते हो। देखना जरा, आइसोथर्मल में आइडियल गैस के लिए आपको याद होगा क्या कंडीशंस लगती थी, बॉयस लॉ लगता था। बॉयस लॉ क्या करता था, बॉयस लॉ आपसे कहता था पी इज इनवर्स टू वॉल्यूम, ये तो बोलता था। और एक्सपेंशन में आपको पता है वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। मैं फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने बोला रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए पी और वी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रॉम बॉयस लॉ। ठीक है ना, जो आप गैसियस स्टेट चैप्टर में पढ़ते हो। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें एक्सपेंशन में ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर घटेगा, ये बिल्कुल सही ग्राफ दिखा रखा है। ठीक है जी, नीचे को ही आएगा, ऊपर को नहीं जाएगा। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं। जब ये सेकंड से थर्ड की तरफ जाएगा तो क्या ये सही दे रखा है, टेम्परेचर कम होगा, ये बिल्कुल सही बात है। एडियाबैटिक में एक्सपेंशन में आपने ऐसा पढ़ा होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होता है। कूलिंग होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि टी फाइनल आपका कम होगा और टी इनिशियल ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसलिए ये टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ आपको ग्राफ नजर आ रहा है। बाकी जो प्रेशर आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है वो दी सेम कॉन्सेप्ट जो आपने यहाँ लगाया, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा, आपको प्रेशर भी डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ग्राफ ऐसा सा आ रहा है। इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आ जाते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन क्या कहता है, सी ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट से सेकंड आइसोथर्मल है। तो ये तो आप देखो, अगर आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल के लिए आपने पढ़ा होगा ना, आइसोथर्मल के लिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस
यू नो कि डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो होता है, डेल्टा यू, और डेल्टा एच भी इज इक्वल टू जीरो होता है। इसका मतलब है एच विल बी कांस्टेंट, एच विल बी कांस्टेंट, एच आपका घटेगा बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो वही तो दिखा रखा है कि एच आपका ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, एच आपका कांस्टेंट है। तो ये तो करेक्ट है, इतना पोर्शन तो करेक्ट है, फर्स्ट से थर्ड तक, फर्स्ट से लेकर सेकंड तक करेक्ट है। अच्छा कांस्टेंट तो है, उसके अलावा अच्छा कोई बच्चा ऐसे भी बोल सकता है कांस्टेंट तो है, बट ये एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, तो आप सोचो ना, आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ऑब्वियसली जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, रेंडमनेस आपकी बढ़ेगी, इसलिए वजह से आपका क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। जबकि एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक की अगर बात करें तो आपको याद होगा फॉर्मूला होता था डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन यू कैन से टी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यू कैन से कि एडियाबैटिक के अंदर क्यू ही जीरो होता है, क्यू जीरो होता है तो डेल्टा एस जीरो, डेल्टा एस जीरो मतलब एस कांस्टेंट है। अगर एस कांस्टेंट है तो ये आपका कांस्टेंट दिखाई देगा। तो सिंपल सी फैक्ट समझ में आ रहा है कि आप कह सकते हो कि अगर आपके पास फर्स्ट से लेकर सेकंड पे जाओगे, आइसोथर्मल प्रोसेस करोगे, तो आइसोथर्मल में तो एच विल बी कांस्टेंट और एंट्रोपी विल इंक्रीज। तो एच विल बी कांस्टेंट, एच कांस्टेंट हो रहा है और एंट्रोपी बढ़ रही है, ये हो रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है सेकंड से थर्ड जब आप जाओगे तो क्या आपका ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो ये आप देखने की कोशिश करो। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपका जो एस होगा वो कांस्टेंट होगा, तो एस तो इसने कांस्टेंट दिखाया, ये तो हमने जस्टिफाई किया, एस तो कांस्टेंट होगा, बिल्कुल सही। अब आ जाओ जरा इस बात पे कि ये बढ़ेगा या घटेगा, इस पे चर्चा करो जरा। तो आप देखो जरा एक बार, अगर आप बात करो तो मेरे से एंथैल्पी की, ठीक है। तो एडियाबैटिक में एंथैल्पी की अगर बात करें तो अभी अभी मैंने बोला कि कूलिंग विल अकर, और यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ते होंगे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, दैट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अभी भी मैंने आपको ये बात बताई कि इस केस में टी फाइनल आपका कम होता है, टी इनिशियल ज्यादा होता है। अगर टी फाइनल कम टी इनिशियल ज्यादा, तो इसका मतलब डेल्टा एच कैसा आएगा, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि डेल्टा जो एंथैल्पी का एंथैल्पी है आपका, वो एंथैल्पी आपका डिक्रीज होता हुआ नजर आना चाहिए, एंथैल्पी आपका डिक्रीज होता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन इस ग्राफ में तो इसने एंथैल्पी को बढ़ाते हुए दिखा दिया, इंक्रीज दिखा दिया, ये ग्राफ गलत है। इसका मतलब ये फर्स्ट हाफ तो इसका सही है, सेकंड हाफ गलत है, ये वाला गलत है। इस पे आ जाते हैं, इस पे आप चर्चा कर सकते हो, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट और एंट्रोपी विल इंक्रीज, तो इसलिए पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि एडियाबैटिक के केस में टेम्परेचर विल डिक्रीज और एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट, तो एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट हमने पहले ही बताया, ठीक है। और टेम्परेचर विल डिक्रीज ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ग्राफ सही ग्राफ है। आप चाहो तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि फर्स्ट से लेकर सेकंड के में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट से सेकंड इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल और टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट के साथ साथ एंट्रोपी, मैंने यहाँ पे लिखा कि एंट्रोपी विल इंक्रीज, तो टेम्परेचर कांस्टेंट एंट्रोपी विल इंक्रीज। फिर उसके बाद ये आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसमें अगर आप देखो टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कूलिंग अकर, जिसकी वजह से टेम्परेचर आपको घटता हुआ नजर आ रहा है। और एंट्रोपी मैंने आपको बताया कि क्यू जीरो है तो डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, जिसकी वजह से आपका एंट्रोपी आपका कांस्टेंट आएगा, जिसकी वजह से एंट्रोपी आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है। तो आपका सी ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। तो अगर देखा जाए तो मल्टी करेक्ट में आपका इसका क्वेश्चन का आंसर जो आएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। Particular question is from IIT Advanced 2021 paper. This question is from the chapter called Thermodynamics. Thermodynamics से चैप्टर है, थोड़ा बहुत इसने केमिकल इक्विलिब्रियम का भी यूज़ किया है। अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो शायद पहली बार में देख के कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सी इक्वेशन देख के कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, किस वर्सेस किसका ग्राफ बना हुआ है, 10⁴/t एल एन पी जेड बाई पी नॉट, ये थोड़ा सा देख के हो सकता है बच्चा कंफ्यूज हो जाए, उसको थोड़ा सा डर लग जाए पहली बार में। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे सिंप्लीफाइड करते चले जाओगे, क्वेश्चन बड़े प्यार से आपका सॉल्व हो जाएगा। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, दो पार्ट अगर आप एडवांस जैसे पेपर में सॉल्व कर देते तो ऑब्वियसली आपकी रैंक बहुत बूस्ट करती है, अगर आप दो क्वेश्चन भी कर डालते तो कुछ कुछ बातों को पकड़ने की कोशिश करो। जैसा कि देखो साफ साफ इसने दिखाई रखा है कि ये कोई इक्वेशन चल रही है, इस इक्वेशन का के इक्विलिब्रियम आपको दे रखा है। इस इक्वेशन का के इक्विलिब्रियम आपसे कह रहा है कि के इक्विलिब्रियम पी जेड बाई पी नॉट, पी नॉट इज नथिंग बट 1 बार, ठीक है। तो अगर इसको 1 भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें इसी रूप में लेके चलना है, पी जेड बाई पी नॉट, तो इसी रूप में बात करेंगे, ठीक है। ओके, आपसे कह रहा है कि टेम्परेचर आपका सीधा सीधा टेम्परेचर वर्सेस के इक्विलिब्रियम ग्राफ नहीं दे रहा है, बल्कि 10⁴/t का ग्राफ दे रहा है।
ठीक है, इसको कुछ इस रूप में लाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात अगर आप देखने की कोशिश करो तो आप कह सकते हो आपको कुछ-कुछ इक्वेशंस अगर याद हो, तो एक इक्वेशन तो मेरे को याद आता है जो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कह लो या थर्मोडायनामिक्स कह लो, दोनों में ही पढ़ते हैं। आप कह सकते हो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का आरटी एलएन के इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये याद होगा। तो इसको मैं कह सकता हूँ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का आरटी एलएन, you can write it like pz by p नॉट, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है। बाकी अगर आप अगर आप और आगे बढ़ोगे तो आप ऐसा भी कह सकते हो, दूसरी इक्वेशन को फाइंड आउट करो। दूसरी इक्वेशन अगर मैं देखूं तो एक और इक्वेशन आप जानते हो, जो कि जानते हो क्या, आप जानते हो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फिलहाल इसने नॉट दिया है, सारी सिचुएशंस क्या कर रखी है उसने, आप कहीं पे भी ऑब्जर्व करो, देखो ये डेल्टा एच नॉट दे रखा है, डेल्टा एच नॉट दे रखा है, डेल्टा एस नॉट की बात करें तो हम भी स्टैंडर्ड कंडीशंस में मान के चल देते हैं इसको। ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है, डेल्टा जी नॉट इक्वल डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, मैंने ऐसा लिख लिया इसको। अच्छा, ये स्टफ लाके मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ये पूरा स्टफ लाके मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, देखते जरा ये क्या रूप लेगा। ये लेगा क्या, ये बन जाएगा माइनस आर टी एल एन पी जेड बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये ऐसा सा कुछ बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अरेंज करता हूँ, देखना एल एन पी जेड बाई पी नॉट मैं यहाँ पे बचाऊंगा, बाकी सारी चीज़ों को इधर लेके जा रहा हूँ। मतलब आप ऐसा मान लो कि मैं तीनों जगह पे आर टी से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आर टी से डिवाइड, आर टी से डिवाइड, आर टी से डिवाइड, और माइनस भी इधर ले जा रहा हूँ। तो ये बन जाएगा एल एन पी जेड बाई P naught is equals to, this will come out to be क्या, this will come out to be minus of delta H naught by RT and plus delta S naught by R। कुछ ऐसा सा रूप बन गया। देखो जो वो चाह रहा है हम उस तरफ को पहुंच रहे हैं, ध्यान से देखते चलना। एक काम और करो, एक छोटा सा काम और करो, यहाँ पे क्या कर दो ना, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ मैं, एक छोटा सा काम और करो। जब ये इक्वेशन इस यहाँ तक आप पहुंच जाओ, उसके बाद क्या करना ना, उसके बाद आप यहाँ पे 10 पावर 4 से मल्टीप्लाई और 10 पावर 4 से डिवाइड भी कर देना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, देखना आपको अपने आप समझ में आएगा। ये 10 पावर 4 बाय टी का ग्राफ है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लगा सकता हूँ यहीं पे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लगा दूं। उसमें जो होगा आपका y तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, और यू कैन से कि x कौन सा पार्ट हो जाएगा, x विल बी दिस पार्ट, आपका 10 पावर 4 बाय टी, दिस विल बी x पार्ट। ठीक है, और इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करूंगा तो वो यही ग्राफ नजर आएगा जो आपको इस वक्त दिख रहा है। तो मैं घुमा फिरा के ये सब कुछ फॉर्मूलाज को एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके फाइनली यहां तक पहुंच गया कि मैंने दिस वर्सेस दिस ग्राफ का एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मैंने निकाल लिया। ठीक है, उसका अब आपको स्लोप भी दिख रहा है, दिस विल बी द स्लोप, दिस विल बी द इंटरसेप्ट, वो सब आपको यहाँ पे नजर आ ही रहा है। ठीक है ना, तो आप स्लोप पकड़ लो, यहाँ पे सिंपल आपको x1 x2 y1 y2 की वैल्यू दे रखी है, आप यहाँ से स्लोप की वैल्यू भी निकाल सकते हो बकायदा। ठीक है ना, तो -4/2 स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, कि देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 4 का डिफरेंस है, तो -4/2 आपका स्लोप का वैल्यू आ जाएगा, उसको माइनस एच नॉट बाय आर के इक्वल पुट कर देंगे, वहां से जो भी अननोन चीज उसको निकाल लेंगे, तो बड़े प्यार से आप क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। देखो जरा, अगर मैं यहाँ से देखूं तो अभी जो मैंने आपको अभी अभी बोला वो कर देता हूँ। देखो, अगर मैं बोलूँ यहाँ से स्लोप निकालो, तो स्लोप विल बी माइनस का डेल्टा एच नॉट बाय आर इंटू 10 पावर 4, इस 10 पावर 4 को मत भूलना, ठीक है, 10 पावर 4। और दिस विल बी इक्वल्स टू क्या, दिस विल बी इक्वल्स टू, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, तो आई कैन राइट इट लाइक कि -4/2। ठीक है ना, तो ये मैंने स्लोप निकाल के, इस ग्राफ से स्लोप निकाल के मैंने इसको स्लोप के इक्वेशन से पुट कर दिया। यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट निकल जाएगा। तो देखो जरा, अगर मैं यहाँ से डेल्टा एच नॉट निकालता हूँ तो डेल्टा एच नॉट विल कम आउट टू बी कितना, डेल्टा एच नॉट इक्वल्स टू, यू कैन से ये 2 का पहाड़े से कट गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, r इधर पहुंच जाएगा, 10 पावर 4 इधर पहुंच जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, दिस विल गिव यू कितना, 2r इंटू 10 पावर 4, ये पहुंच जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये किस में चाह रहा है आंसर, किलो जूल पर मोल में चाह रहा है, तो आर की वैल्यू किलो जूल वाली सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो यू विल राइट इट की इंटू 8.314 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10 पावर 4। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो डेल्टा एच आपका आ जाता है कितना, दिस विल कम आउट टू बी माइनस नहीं पॉजिटिव 166.28 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका पहला पार्ट सॉल्व होता है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिलता है 166.28 किलो जूल पर मोल। बड़े प्यार से सॉल्व हो जाता है, बस थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है।
तो फर्स्ट पार्ट का आंसर विल बी, लिख दूं यहाँ पे, तो पहले पार्ट का आंसर विल बी कितना, 166.28 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सेकंड पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है सेकंड पार्ट सॉल्व करो, बट इस बार ध्यान रखना ये जूल में कैलकुलेट करने के बारे में बोल रहा है आपसे, किलो जूल में नहीं कह रहा है। पहली बात तो ये याद रखना। दूसरी बात आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है डेल्टा एस नॉट निकालो 1000 केल्विन पे। अच्छा, इसका मतलब कि शायद मेरे को इस पार्ट की फिर से जरूरत पड़ेगी। देखना जरा, अगर मैं इस इक्वेशन को फिर से यूज करूं, रीयूज करूं, और इनमें से दो वैल्यूज मेरे को पता ना कि देखो, यहाँ पे जब 10 की वैल्यू है तब यहाँ -3 वैल्यू है, जब यहाँ 12 वैल्यू है तो यहाँ -7 वैल्यू है। तो इट मीन्स मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या कर दूं, इसको -3 सब्स्टिट्यूट कर दूं इस पूरे को। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा एक्स एक्सेस था 10^4/t, इसकी जगह पे मैं 10 सब्स्टिट्यूट कर दूं, और इधर इस पूरे की जगह पे -7 सब्स्टिट्यूट कर दूं, और यहाँ पे 12 सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो ऐसा करने से मेरे पास ये चीज सॉल्व होके आ जाएगी। तो देखना जरा, इसी इक्वेशन को जब मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलता है। इसी इक्वेशन को जब मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ -3। ठीक है, और माइनस का h0/r इंटू 10^4 ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ, और 10^4/t की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 10, क्योंकि -3 के कोरस्पॉन्डिंग 10 वैल्यू है, 10 वैल्यू है, तो यहाँ मैंने 10 लिख दिया, प्लस डेल्टा S0/r। अच्छा, अब मेरे को और क्या क्या पता है, जरा ध्यान से देखना, और क्या क्या पता है, और क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे को सीधा सीधा एक बात और पता है कि मैं सीधा उठा के इसकी वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ये देखो, यही तो है ये, इसको उठा के सीधा लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर बिल्कुल इनफैक्ट माइनस को भी इंक्लूड कर लो, इसको उठा के मैं सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद दिस विल कम आउट टू बी कितना, -3 इज इक्वल्स टू -2 इंटू 10 प्लस डेल्टा S0/r। और यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो डेल्टा S0 निकल के आ जाता है। लेकिन बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये कितना आएगा, ये एक्चुअली 17 r आएगा। तो बस ये ध्यान रखना कि r मेरे को कौन सा सब्स्टिट्यूट करना है, ये जूल में चाह रहा है, तो यहाँ पे मेरे को r कितना लेना पड़ेगा, 8.314 ओनली। जैसे यहाँ पे मैं लिया था ना 8.314 इंटू 10^-3, यहाँ पे लेना पड़ेगा 8.314। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दिस आंसर विल कम आउट टू बी 141.34 अप्रोक्सीमेटली जूल पर मोल। तो ऐसा आंसर आपके पास आएगा। तो आंसर विल बी, इसका आंसर लॉक कर दें, द आंसर फॉर द सेकंड ऑप्शन विल बी 141.34। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होने चाहिए इसके लिए। क्वेश्चन इज अबाउट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जैसा कि मैं अगर लिख दूं तो एक बार लिख दूं, कहता हूं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कंपाउंड must be formed by तो एक बार ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या कहता है। देखना जरा, आपसे कहता है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ कंपाउंड मस्ट बी फॉर्म्ड बाय मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। मतलब कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन उस रिएक्शन को बोला जाएगा जब आपके पास जो चीज बन रही हो, जो प्रोडक्ट साइड में बन रहा हो, उसका सिर्फ और सिर्फ 1 मोल बन रहा हो, और यू कैन से कि रिएक्शन कुछ इस तरह से बैलेंस हो कि प्रोडक्ट साइड में जो भी चीज बन रही है उसके आगे आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 दिखे, मतलब कि उसका 1 मोल बनता हुआ नजर आना चाहिए आपको रिएक्शन में। तो इसी सिर्फ और सिर्फ इस लाइन से मैंने इस वाले ऑप्शन को काट दिया, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे 2 मोल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं वाटर के। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आगे की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो भी चीज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में बन रही है वो अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट से बन रही है, और वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी अपने ग्राउंड स्टेट में हो। जैसे सल्फर की ग्राउंड स्टेट सॉलिड है, दैट इज ओके। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में ही पाया जाता है, दैट इज ओके। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज ओके। कार्बन लेकिन यहाँ गड़बड़ है, कार्बन आपका यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में लिखा होना चाहिए था, तो मैं इसको सही मानता, अदरवाइज दिस इज रॉन्ग। हाइड्रोजन सही लिखा है, हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में, तो क्योंकि यहाँ पे कार्बन सॉलिड में नहीं लिखा है, गैसियस में लिखा है, दैट्स व्हाई मैं इस ऑप्शन को भी गलत मानूंगा। एंड अबाउट दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज बन रही है उसका 1 मोल बन रहा है।
फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, और जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो भी अपने स्टेबल स्टेट में है। मतलब सल्फर आपका S8 फॉर्म में है और सॉलिड है, और ऑक्सीजन O2 फॉर्म में और गैसियस है, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। इसलिए आंसर शुड बी 1 and 3. Particular question is from IIT Advanced 2020 paper. This question is from thermodynamics, you can say thermochemistry वाले सेक्शन से इनफैक्ट अगर आप देखें तो अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रखा है? क्वेश्चन में कह रखा है कि कोई रिएक्शन है जो कि आपकी टिन की हो रही है, ठीक है जी। टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम कैसेटराइट, एक्चुअली SnO2 से रिएक्शन हो रही है। SnO2 यहाँ पे दे भी रखा है आपको, यहाँ भी दे रखा है, तो पता चल रहा है वो एक्चुअली SnO2 से रिएक्शन कराना चाह रहा है विद कोक, मतलब कार्बन से इसकी रिएक्शन हो रही है। तो ऐसा करने पे टिन बन रहा होगा। अच्छा जी, तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये रिएक्शन करवाना चाह रहा है, ये कह रहा है SnO2 है आपके पास, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो? कार्बन सॉलिड से, कोक से। और ऐसा करने पे आप जो बना रहे हो उससे क्या बन रहा है? उससे आपका बन रहा है CO2, वो भी क्या? गैशियस, प्लस SN सॉलिड, ये बन रहा है जी आपका, ठीक है। ओके, तो ये करने के बाद आपसे कह रहा है कि इस रिएक्शन को, कह रहा है कि यूज द गिवन डाटा बिलो, डिटरमाइन द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द रिडक्शन ऑफ दिस कैसेटराइट बाय कोक वुड टेक प्लेस। मतलब ये रिएक्शन हो जाए ऐसे टेम्परेचर बताओ, ऐसा मेरे को मिनिमम टेम्परेचर बताओ जब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि मिनिमम टेम्परेचर एट विच दिस रिएक्शन विल स्पॉन्टेनियस, ये पूछना चाह रहा है आपसे। और ऑब्वियसली कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है? जब उसका डेल्टा जी नॉट, सब कुछ नॉट के टर्म्स में दिया, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, तो जब उसका डेल्टा जी नॉट आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट आपका लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है जी। उस वक्त ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इट मीन्स कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। जब आपका डेल्टा जी नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट लेस देन 0 हो जाएगा, उस वक्त ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है जी। ये भी मान लेते हैं। इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैं कह दूँ कि ये मान लो इधर चला गया, तो ऐसा मैं कह दूँ कि डेल्टा एच नॉट बाय डेल्टा एस नॉट और टी का ये रिलेशनशिप आ गया। तो मतलब ये है कि मेरे को ये कैलकुलेशन करने से, अगर मेरे पास कहीं से डेल्टा एच नॉट ऑफ दिस रिएक्शन आ जाए, कहीं से डेल्टा एस नॉट ऑफ दिस रिएक्शन आ जाए, उसको अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, उनका जो रेशियो निकाल दूंगा, ऐसा करने पे वो मेरे को टेम्परेचर मिल जाएगा जिस जो मिनिमम टेम्परेचर है, और इससे ऊपर के सभी टेम्परेचर्स पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है ना। वो कहना चाह रहा है। तो अब जरा उस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, टी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लेकिन टी को ढूंढने के लिए आपको उससे पहले निकालना पड़ेगा डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन और डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन। तो डेल्टा एच और डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन निकालना पड़ेगा। उसको जरा निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। जैसा कि इसने आपको दे रखा है, क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। जैसे अगर मैं डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन निकालने की कोशिश करूं, तो वो अगर आप देखें तो डेल्टा एच एफ नॉट आपको, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आपको गिवन है, डेल्टा एच ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ SnO2 आपको गिवन है। तो इसका डेल्टा एच एफ नॉट पता है, इसका पता है। ये तो प्योर सॉलिड नेटिव स्टेट में वैसे भी जीरो हो जाएगा, ये भी प्योर सॉलिड बिल्कुल अपने नेटिव स्टेट में है, ये भी जीरो हो जाएगा, इसका भी डेल्टा एच एफ। तो मैं सिंपली यहाँ से निकाल दूंगा, दिस विल कम आउट टू बी कितना? माइनस का 394 माइनस minus of 581. Since you know delta H of the reaction is nothing but the summation of the delta H of the products minus summation of the delta H of the reactants. तो ये जो आप जानते हो कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दूं, तो इसका डेल्टा एच एफ नॉट माइनस इसका डेल्टा एच एफ नॉट कर दिया मैंने। ऐसा करने से डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन मेरे पास आ गया, नॉट भी लगाना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने पे यार है 187 किलो जूल पर मोल। ओके, नेक्स्ट थिंग जो मेरे को निकालनी है वो आ रही है आपकी, वो मेरे को निकालना है डेल्टा एस नॉट ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा एस नॉट ऑफ द रिएक्शन अगर आपको निकालना है तो एक्चुअली में यहाँ पे भी ये करना पड़ेगा, समेशन ऑफ द डेल्टा एस नॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ द डेल्टा एस नॉट ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ पे भी ये करना पड़ेगा। तो ऐसा करने पे आपको सबका, इसका 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 सबका आपको एस नॉट पता ही है, सीधे सीधे वैल्यू डाल देता हूँ और आंसर निकाल देता हूँ। तो डेल्टा एस नॉट ऑफ द रिएक्शन आपके पास कितना आ रहा है, ये वैल्यू डाल के देख लेते हैं एक बार। ये आ रहा है 52 प्लस 210 माइनस 56 प्लस 6,
और ये मेरे पास आ गया डेल्टा एस नॉट ऑफ द रिएक्शन, जो कि कितना आ रहा है, जो कि आ रहा है 200 यूनिट्स क्या है इसकी, जूल पर मोल। अच्छा ये भी ध्यान देना थोड़ा, ये किलो जूल पर मोल में है, ये जूल पर मोल में है, या तो दोनों को जूल में कर लो या दोनों को किलो जूल पर मोल में कर लो। ठीक है जी, तभी डिवाइड करना, ऐसे डायरेक्टली डिवाइड कर दो को तो वो भी एक गलती होने का स्कोप है। ठीक है जी, तो ये आपके पास आया इतना किलो जूल पर मोल, और ये आ रहा है इतना जूल पर मोल। तो मेरे को दोनों का रेशियो निकालना है, ऐसा करने से मेरे पास आ जाएगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मस्ट बी मोर देन दिस रेशियो। तो ये मैं कितना रख दूँ, इसको रख दूँ 187। जैसा कि मैंने कहा, या तो दोनों को जूल में कर लो या दोनों को किलो जूल में कर लो, तो इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 200 कर दिया। ठीक है जी, ऐसा करने पे मेरे पास कितना आ रहा है 935। तो योर टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन 935। तो आंसर विल बी, यहाँ पे जो ये जानना चाह रहा है आपसे, दिस आंसर विल बी 935 केल्विन। तो मतलब इस टेम्परेचर से ऊपर ऊपर सभी टेम्परेचर्स पे आपका ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.